हेलो। हेलो। हाँ रुको। मयंक। सॉरी मैं। हाँ, तो बिगिनिंग इंट्रोडक्शन में तो यही बोला कि कोल्ड वॉर वाज टर्म कॉइन्ड बाय बर्नार्ड बरूच। और उसके बाद यही कि कोल्ड वॉर था क्या, यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो टेंशन थी उसी को हम कोल्ड वॉर बोलते हैं, पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड में बेसिकली। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि कोल्ड वॉर वाज कोल्ड इन द सेंस कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में डायरेक्ट हॉट कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था, मिलिट्री वॉर नहीं हुई थी, but still there were proxy wars, and those proxy wars were visible in Korean crisis, Vietnam war, and Cuban Missile crisis, and there are multiple examples. उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में लिखा है कि बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर बेसिकली हम बर्लिन ब्लॉकेड से मानते हैं, और वो जो उसका इनिशिएशन था वो जो विंस्टन चर्चिल की फेमस स्पीच थी, फ्रॉम स्टैटिन इन बाल्टिक टू ट्रेस्ट इन एड्रियाटिक, मतलब वो दैट मे बी टर्म्ड एज अ बिगिनिंग ऑफ कोल्ड राइट। वॉर और एक्सेप्टेंस दैट द कोल्ड वॉर हैज बिगन। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि कोल्ड वॉर वाज नॉट अ कंटिन्यूअस थिंग, और उसमें भी फेजेस थे। फर्स्ट फेज थी जिसमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखते हैं, अभी टेंशन इतनी हाई हो गई थी कि सेकंड फेज में हम डिटेंट देखते हैं, इन विच देयर वर सम इनिशिएटिव्स टू रिड्यूस टेंशन। और उसके बाद थर्ड फेज में, वो थर्ड फेज बेसिकली शुरू हुई थी रीगन्स की स्टार वॉर्स पॉलिसी से, वो थर्ड फेज थी। इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा है कि जो कोल्ड वॉर के रीजंस हैं वो बेसिकली उस पर भी कंटेस्ट हैं, कुछ कुछ लोग अलग अलग बोलते हैं। ट्रेडिशनलिस्ट बोलते हैं कि वो यूएसएसआर को ब्लेम करते हैं कि यूएसएसआर अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना चाहता था ईस्टर्न यूरोप में, और दैट वाज द मेंटेलिटी व्हिच बिलोंग्स टू रशियन इंपीरियल एम्बिशंस, मतलब। उसके बाद रिविजनिस्ट बोलते हैं कि वो ऐसा करना चाह रहे थे, बट दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ इंपीरियल एम्बिशंस, बट दे जस्ट वांटेड टू फॉर्म अ बफर जोन बिकॉज यूएस वाज अडॉप्टिंग एग्रेसिव पॉलिसीज। और जो थर्ड जो स्कॉलर्स का ग्रुप है वो बोलता है कि दोनों जो ग्रुप हैं उनकी हेजेमोनिक एम्बिशंस थी वो राइज कर गई थी, बिकॉज आफ्टर पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था, जिसमें हम देखते हैं यूके एग्जॉस्ट हो गया था बिकॉज ऑफ वॉर, जर्मनी एंड जापान क्योंकि एक्सिस ग्रुप में थे, हारे हुए कोलिशन में थे, तो मतलब उनकी पावर से रिड्यूस हो गई थी। तो देर वॉज अ पावर वैक्यूम जिसको फिल करने के लिए दोनों जो थे वो उनके बीच में ये टेंशन आई थी। उसके बाद कोल्ड वॉर के एंड के बारे में लिखा है कि इट वाज ड्रामेटिक, स्विफ्ट एंड क्वाइट अनएक्सपेक्टेड बिकॉज 70 years of communism just collapsed in 2 years। उसके बाद जो फैक्टर्स थे उसके कोलैप्स के पीछे, प्रोबेबल फैक्टर्स, तो उसमें स्ट्रक्चरल वीकनेस था, वो सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म का, गोरबाचेव के रिफॉर्म थे, और यूएस की वो जो सेकंड कोल्ड वॉर फेज में यानी कि थर्ड फेज में जो स्टार वॉर्स पॉलिसी थी, और इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन था व्हिच वाज आल्सो अट्रैक्टिंग द पब्लिक इन दैट कम्युनिज्म वर्ल्ड। तो उसके बाद कंक्लूड ऐसे ही किया है कि कोल्ड वॉर का एंड के बाद कुछ टाइम पे देयर वाज ऑप्टिमिज्म एंड आइडियलिज्म, और फ्रांसिस फुकुयामा ने तो ये बोला था कि इट इज द एंड पॉइंट ऑफ आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ मैन, बट स्टिल वी आर विटनेसिंग अ फ्लक्स इन वर्ल्ड ऑर्डर। अभी इमर्जेंस हो रहा है एक और नई पावर का, एंड द हेजेमन करंट हेजेमन इज नॉट लेटिंग हिम विन दैट फाइट। तो उस पे लास्ट मैंने ग्रामसी की कोट से एंड किया है, द ओल्ड वर्ल्ड इज डाइंग, अ न्यू वन इज स्ट्रगलिंग टू बी बोर्न, नाउ इज द टाइम फॉर मॉन्स्टर्स। ठीक है। दैट्स ऑल। हाँ, बाकियों ने क्या इसमें एडिशन किया है? रूपक। इस पे बस रूपक ने लिखा है, आई थिंक वो है। रूपक ने भी लिखा है, सचिन हेलो। ने भी लिखा है। हाँ रूपक क्या। हेलो। हाँ आवाज आ रही है यार आपकी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोल रहा है एग्जामाइन इन ब्रीफ द राइज एंड फॉल ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हिस्ट्री का होता है तो एक जेन्युइन सा आंसर है जो यहाँ पर सबको अच्छे से पता होगा, हिस्टोरिकल इवेंट्स और बुलेट पॉइंट्स लिखना होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस, मेरे आंसर पे मत जाइएगा, मैं जो लिखा हूँ वो बकवास लिखा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अगर क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का है तो दो एनालिसिस का तरीका बनता है। एक है कि एग्जामाइन इन ब्रीफ, ब्रीफ को हटा देता हूँ, राइज एंड फॉल। तो क्या हम एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स लिखेंगे अबाउट द राइज एंड अबाउट द फॉल ऑफ कोल्ड वॉर, क्योंकि राइज एंड फॉल में ही
डिस्कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं। इंसिडेंट्स को किसी भी डिस्कोर्सेज के अंदर रखने से कुछ भी नहीं पता चलता। इंसिडेंट्स आर जस्ट इंसिडेंट। को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ तो उसका कोई डिस्कोर्सेज दे नहीं दे वो इररिलेवेंट होता है, जस्ट इवेंट बता दो। तो एक इंटरप्रिटेशन है क्या राइज से फॉल के बीच हम ये इवेंट्स को बताते हुए राइज एंड फॉल बता दे। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये निकाला है कि जो मैंने लिखा वो अभी जो बोला मैं वो हिस्टोरिकल आंसर मैंने लिखा है, लेकिन मैं जो इंटरप्रिटेशन निकाल रहा हूँ कि इन ब्रीफ राइज एंड फॉल का डिस्कोर्सेस लिखे, मतलब राइज के जो डिस्कोर्सेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रियलिस्ट का डिस्कोर्सेस देखे तो ये बोलता है कि एनार्किकल वर्ल्ड है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वो कि वर्ल्ड वॉर से उभरे हुए हैं तो उनका माइंड उसी तरीके से काम कर रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट होना नॉर्मल बात है, ठीक है, ये उनका थ्योरी बोलता है। वही अगर हम देखें बाकी बाकी थ्योरी क्या बोलता है, तो फॉर एग्जांपल सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या बोलता है कि ये डोमेस्टिकली इंस्पायर्ड होता है, मतलब कल्चरल कंस्ट्रक्शन है। मतलब अमेरिका का जो पॉलिटी है दैट इज हाईली डेमोक्रेटिक, वो इनकम्पेटेबल है विथ रशियन पॉलिटी। मीन्स अमेरिका ऑन द वन हैंड वांट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन, कम्युनिज्म अपोजिट ऑफ दैट। तो ये एक कंस्ट्रक्शन है जो बिल्कुल ही एंटीथेटिकल बना दिया एग्जिस्टेंस ऑफ यूएसएसआर। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट इसको ऐसे पुट करता है। कुछ थ्योरीज इसको एक बोल सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोले या जो भी बोले, कि जहाँ पे है क्या कि इट इज अ गेम, और गेम थ्योरी भी बोल सकते हैं, इट इज अ विल्मिंग गेम, जहाँ पर क्या है कि दे आर जस्ट कंसोलिडेटिंग देयर रिलेटिव पोजीशन इन यूरोप, just like Russia and East Europe and America and West Europe, and there all the subsequent action were mutually planned and accordingly they executed it. And by division or Berlin, one more aspect is about both does not want nationalism to rise, क्योंकि उस समय जर्मनी में 2 बार नेशनलिज्म राइज हो चुका था और वो काफी थ्रेट बन चुका था सबके लिए, तो वो नहीं चाहते थे कि नेशनलिज्म राइज हो, तो वो हटाना चाहते थे जर्मनी को, तो जर्मनी को डिवीजन करने का ही उनके पास एकमात्र उपाय था। मार्क्सिस्ट के पर्सपेक्टिव से वो ऐसा कुछ था ही नहीं कि कभी कोई कोल्ड वॉर था या कोई प्रॉक्सी वार था, जो भी इंटरवेंशन थे वो अमेरिका का अपना कैपिटलिस्टिक इंटरेस्ट था, जिसको उन्होंने सिक्योरिटाइज किया किसी और चीज के टर्म में, मतलब कोल्ड वॉर के टर्म में बोले या फिर एंटी कम्युनिज्म के टर्म में बोले। और भी प्लस माइनस कुछ है, कुछ बोलते हैं राइस के बारे में कि आइडियोलॉजिकल है क्योंकि ये एंटीथेटिकल है। तो राइस के बारे में ये सारे डिस्कोर्सेस है। अकॉर्डिंगली फॉल के बारे में भी डिस्कोर्सेस है। तो सबसे पहला और जेन्युइन डिस्कोर्स यही है जो फ्रांसिस फुकुयामा का होता है कि एंड ऑफ हिस्ट्री है क्योंकि कोलैप्स हो गया है, और जो कॉमन सेंस है वो है लिबरलिज्म का कॉमन सेंस। वहीं पे कुछ थ्योरी है जो बोलते हैं कि नहीं नहीं एंड नहीं, ये तो रिटर्न ऑफ हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री कुछ समय के लिए रुक गया था। जो ये बोलते हैं कि ये रिटर्न ऑफ हिस्ट्री है, दे डिफाइन हिस्ट्री इन ट्रेंडिंग ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड मार्केट इकोनॉमी, जब बढ़ते रहता है नेचुरल वे से, दैट इज हिस्ट्री। और कुछ समय के लिए वो ब्लॉक हो गया था, मतलब कोल्ड वॉर के बाद अब रशिया में भी या सभी जगह पे मार्केट इकोनॉमी आएगा, तो वो बोलते हैं कि देयर इज अ रिटर्न ऑफ हिस्ट्री। कुछ का ये आर्ग्यूमेंट है कि कोल्ड वॉर का एंड होना ही एक अपने आप में सब्जेक्टिव बात है, क्योंकि ये कोई अपने आप में सब्सटेंस नहीं, जो पहले चल रहा था वो अभी भी चल रहा है, अभी भी रशिया और अमेरिका के बीच कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस खत्म नहीं हो गया है, सब कुछ एज यूजुअल चल रहा है, कंपटीशन सब कुछ एज यूजुअल है। कुछ थ्योरी ये बोल रहे हैं कि कम्युनिज्म सच में डाइंग तो हो रहा है, बट क्या इसके बदले लिबरल कैपिटलिज्म इसका जगह ले रहा है, इसमें सस्पेशन है। तो कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं दिन में आज कंफ्यूज इस बात में था कि मैं इसको लिखूं कैसे, क्योंकि जो लिखा है मैंने वो हिस्ट्री का आंसर लिखा है मैंने, बीच बीच में मैंने ट्राई किया कुछ पॉलिटिकल साइंस का देने के लिए, वो फिट बैठा नहीं, शिवानी के फीडबैक से मुझे वो समझ में आ गया, वो बिल्कुल ही रैंडम चला गया, ठीक है। तो किसी ने लिखा है कि इट्स कॉजेस, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि इट्स कॉजेस पूछ रहा है, ठीक है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई मुझे ये बोल रहे हैं कि इट्स कॉजेस में अगर इसको एक्सप्लेन करे तो वो एक हिस्ट्री आंसर हो गया। तो हमारे पास 2 आंसर है, या तो हम लिख 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम लिख एक ही चीज सकते हैं, या तो हम बुलेट पॉइंट में इवेंट्स लिख दे, इवेंट्स के बीच बीच में हम थिंकर्स को कोट करेंगे तो वो उतना ही भद्दा लगेगा आंसर, जैसे अभी मेरा आंसर लग रहा है। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि राइज एंड फॉल का डिस्कोर्सेस लिखे पॉलिटिकल साइंस में, तो वो मुझे एक ज्यादा सेंस बनाता है पॉलिटिकल साइंस के टर्म में। अब बाकी मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ सुझाव दें। सुझाव दो भाई लोग, क्या मतलब डाउट सही है
दीपक जी का। कंक्लूजन में तो हम डिस्कोर्सेस का एटलीस्ट 2 पैराग्राफ करके डाल ही सकते हैं, एक पैराग्राफ राइज का और एक पैराग्राफ फॉल का। पॉइंट अच्छा है उनका, एंड इट विल मेक आवर आंसर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आल्सो। बेटर वही है कि कंक्लूजन में हम डिस्कोर्स को डालें, या बॉडी के लास्ट में डिस्कोर्स को डालें तो वो बेटर होगा। इवेंट्स पे तो मुझे लगता है ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, शायद क्वेश्चन वो नहीं मांग रहा आपसे। पर इवेंट को इग्नोर भी तो नहीं कर सकते ना, थोड़ा बहुत तो मेंशन नहीं रखना नहीं, पड़ेगा। हम इग्नोर नहीं कर सकते, पर अपने आंसर को उस करना पड़ेगा। हाँ फ्रेम नहीं, मतलब पूरी फ्रेमिंग में इवेंट्स नहीं डाल सकते, मतलब थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा यस व्हाट जस्ट हैपेंड इन कोल्ड वॉर। हाँ, सचिन है क्या इसमें? सचिन ने भी आंसर लिखा है। हाँ, ठीक है। और कोई एडिशन होना चाहिए था क्या इसमें? राइट, नेक्स्ट कर सकते हैं। Discuss the positive and negative impacts of Soviet Union disintegration on developing nations. Okay. So, Hello, Sanjay. yeah. Yeah, I want to add what Mr. RK said. Regarding the fall of Cold War, we can say that realists were not able to they cannot explain the fall of Cold War, end of Cold War, because they believe bipolarity and power relations and all. And for Marxists, it's more like they were more perplexed, because according to Marx, like after socialism, there is communism, and then communism is that's the end of history, right? According to Marx. But if you see, communism has collapsed and it went back to capitalism. It's more like history moving in reverse direction. And also, in the same Marxist discourse, we can add Wallerstein. Like he said, Wallerstein against Francis Fukuyama. We can say it's not the Cold War doesn't it need not necessarily be the start of US hegemony. In fact, it can be the downfall of US. And also, coming to social constructivist perspective, they talk about two identities primarily of the state. One is social identity and one is corporate identity. So regarding social identity, we can say social identity is what the state thinks of about itself. Like suppose if you take India, we think about peaceful coexistence or cooperation or Vasudhaiva Kutumbakam, things like that. So according to Soviets have seen themselves as the torchbearers of socialism, but that identity is getting more and more destroyed because of this growing interdependence or economic factors. And also when you come to corporate identity, it's like what others see, like how US views India or how US views Russia. So if you see, maybe the Soviets they have invested more in military things, so their economy is coming down. So their identities has also changed. They're no longer more fixated with socialism and all. So from political science perspective, maybe we can write like that, like the fall of the Cold War or end of the Cold War. So, Raj, what you say, we should go in that way, means explaining more about rise and fall in discourse system, and little bit one paragraph, in short, every event should be mentioned, or we should go in, mentioning events and let's focus on these things. I mean, sorry, I don't know. I'm just adding to what you said. Like you have described rise. But I'm also confused. Like, should we add the theory first and then the event, or first the event? And I'm also kind of confused. I'm trying to experiment with it. I'm also I'm not a right guy to say. एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, बट व्हाट आई बिलीव क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन के हिसाब से दे आर आस्किंग
राइज एंड फॉल को एग्जामिन करना है। तो हिस्ट्री तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू मेंशन सम इवेंट्स, बट वी हैव टू एग्जामिन द रीजंस ऑफ राइज एंड फॉल, रीजंस ऑफ फॉलिंग ऑफ कोल्ड वॉर। ऐसा मेरे को लगता है कि आधा आंसर वो राइज ऑफ कोल्ड वॉर को एग्जामिन करना है, आधा आंसर फॉल ऑफ कोल्ड वॉर को एग्जामिन करना है। तो एक हिस्ट्री पे हमें बहुत ज्यादा या इवेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस I करने की वजह। also believe that क्योंकि इसी के माध्यम से we can make it a political science answer. राइट, वहाँ पे स्कॉलर्स वगैरह या कुछ चीजें थ्योरीज वगैरह हम मेंशन कर सकते हैं उस पर। यार इवेंट्स को अगर लिख रहे हो सामने सब्सटेंटिएट करो, डिस्कोर्सेस करो, ज्यादा मैटर नहीं है। अगर आप पहले इवेंट लिखोगे और आखिरी में डिस्कोर्स को अलग से मेंशन कर रहे हो तो फालतू में क्वेश्चन आंसर बहुत लंबा हो जाएगा। सो बेटर इफ यू आर राइटिंग द इवेंट्स एंड substantiating with the discourses as well, तो सारा क्वेश्चन कंसाइज रहेगा। I tried it today. I tried to use events and then describe it. I tried, but it is not feasible. जब आप discourses लाएंगे, discourses mainly exist for rise and fall. In between, what happened is fact, and for fact you can वही, add हाँ। discourses. बट रुमक बात हुआ ना, अगर आप डिस्कोर्स डालते हो तो डिस्कोर्स आपके एक इवेंट के अंदर खत्म नहीं होगा। एक इवेंट के अंदर 4 डिस्कोर्स अलग निकल जाएंगे, आपको वही सब्स्टिट्यूट करना है जो आपका वहां पे क्वेश्चन का डिमांड है। जो discourses है ना, अगर आप डाल रहे हो वो कि ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस वाला बात, हाँ, मेरे ख्याल से जो डिस्कोर्सेस है वो इवेंट्स के बारे में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। डिस्कोर्सेस ये बता रहा है कि ओवरऑल जो हो रहा है हाँ। वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन Exactly, किसी आप सही इवेंट बोल रहे के हाँ इवेंट्स को हम जैसे हम क्यूबा क्राइसिस लेंगे, उसके अंदर हम डिस्कोर्स डालने लगेंगे तो वो एक बड़ा पर्सपेक्टिव नहीं देगा। लेकिन जैसे कि अगर हम नॉम चॉम्स्काई को डालेंगे तो वो जो बोल रहे हैं कि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये क्या है कि ये इसका एक इंटरवेंशन है जो बाद में भी रहेगा, ठीक है। तो वो कोल्ड वॉर के एंड को एक्सप्लेन करने में एक पर्सपेक्टिव देंगे, लेकिन हम उसको इवेंट में नहीं डालेंगे। तो इवेंट मुझे में नहीं डालोगे, सही कह रहे हो आप। लेकिन जैसे आप अगर कोल्ड वॉर को अगर ये आता है कि कोल्ड वॉर को एसेस कर लो आप, तो आपको पूरा इवेंट डालना होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है राइज एंड फॉल, तो राइज के टाइम आपने जो डिस्कोर्स डालना है वो डाल दो कि क्या कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस वालों का क्या व्यू है, ये क्यों राइज हुआ है, क्यों आया है, और फिर फॉल का डाल दो। बीच के इवेंट एज इट इज थोड़ा सा मैं भी ये बोल रहा हूँ कि मैं डिस्कोर्सेस डालूंगा राइज के, मैं बीच में एक पैराग्राफ लूंगा जिसमें मैं सारे इवेंट्स को फ्रीक्वेंटली डाल दूंगा, जैसे मैंने इसमें भी डाला है सारा सोवियत सीनो सोवियत स्प्लिट हुआ, जो मेजर इवेंट्स थे, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्कोर्सेस शुरू कर दूंगा फॉल का। क्योंकि मतलब रूपक बात क्या है कि ये क्वेश्चन है मतलब 15 मार्क्स का, ठीक है। तो जो मैं लिखने वाला हूँ वही तुम भी सब वही लिखने वाले, जो एक्स्ट्रा डिस्कोर्स डाल रहे हो वो हार्डली 1 या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा फैच करने वाला, वहीं पे डिफरेंस आने वाला है सबके मार्क्स में। तो अगर आप उसको लिमिटेड वे में डाल रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि बात वही है, आप अगर डिस्कोर्स को डालना शुरू करोगे तो उसका कोई एंड ही नहीं है। और यही रीजन है कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो थ्योरी है इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि वो खत्म ही नहीं होता है। तो आपको वही लिमिट करना पड़ेगा। जैसे मैं फॉल ऑफ कोल्ड वॉर की बोलूं तो बस 3 डिस्कोर्सेस मैं डालूंगा। हाँ। एक कि सच में ये फॉल हुआ है, मतलब ये कैपिटलिज्म का एंड हुआ है, कम्युनिज्म का एंड हुआ है, ये कुछ नहीं हुआ है, मतलब एटमेक्स 4 डिस्कोर्सेस बन सकते हैं। तो चारों के है मेरे पास मटेरियल, तो मैं वो डिस्कोर्सेस बना सकता हूं। तो मैं इसी कंफ्यूजन में पूरा आंसर बेकार कर दिया। कोई बात नहीं, वो पहले स्ट्रक्चर दोबारा कर लेना, अगर लग रहा है कमेंट बॉक्स में दोबारा डाल देना। लेकिन आई थिंक कि डिस्कोर्स आप इनिशियली डालो, इवेंट को सब्सटेंशिएट करो, उसका बीच में बॉडी वाला पार्ट डालो कि थोड़े बहुत क्या इवेंट्स आए आपके छोटे मोटे, और फाइनली जो है आपको खत्म कर दो बस। लाइक सभी का इंट्रो करो, बैकग्राउंड करो, राइज ऑफ कोल्ड वॉर, ट्रांजिशन, और आखिरी में खत्म। 18 मिनट हो गए। आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कुछ इसमें बताना नहीं हो, क्योंकि अगले वाले में भी ऑलमोस्ट सेम डिस्कस होने वाला है सारा। तो आई थिंक मूव ऑन कर लेते हैं। ठीक है। Discuss the positive and negative impacts of Soviet Union's disintegration on developing nation. आशुतोष प्रेजेंट है क्या? हाँ ब्रो। हाँ यार, ये पॉइंट्स बता दे क्या तूने। मैं क्या बोलूँ, पहले हम ना क्वेश्चन 3 डिस्कस कर लेते, तो उसमें ना जो पॉजिटिव्स है वो कवर हो जाएंगे, फिर बाद में क्वेश्चन 2 पे आएंगे जो नेगेटिव्स हो जाएंगे, फिर मतलब कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन 3 पे हाँ। डिस्कस द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड इट्स इम्पैक्ट। अच्छा ठीक। इनके ने लिखा है, विकास ने लिखा है। ओके विकास जी, अपना आंसर यार बता दो, क्या कैसे किया आपने? तो मैंने इंट्रोडक्शन में बेसिकली यूएसएसआर को डिफाइन किया है कि वो था क्या, उसका ओरिजिन कहाँ से है। सेकंड पैरा में जो उसका कॉन्टेक्स्ट है क्वेश्चन का कि यूएसएसआर का रोल क्या था,
सेकंड सुपर पावर था, कोल्ड वॉर में था, ये वाली चीजें सारी मेंशन कर दी और 90s में ये कोलैप्स हो गया। अब आते हैं मेन चीज पे कि डिस्कस द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। तो इसमें जो मैम के नोट्स में था 3 फैक्टर वाला जो फॉर्मूला था, एक तो यूएसएसआर की खुद की प्रॉब्लम्स वो लिख दिया, इसमें बीच में रॉबर्ट डी कैपलन वाली लाइन डाल दी कि द जियोग्राफी ऑफ रशिया डिटरमाइंस इट्स फेट। रशिया की जगह यूएसएसआर डाल सकते थे, ज्यादा ऐप्ट हो जाता, ठीक है। उसके बाद इसी पैरा में मतलब लास्ट में डाल दिया कि थॉमस पेन ने भी बोला था इट्स अ कंपल्शन फॉर रशिया टू बी एक्सपेंशनिस्ट एंड अथॉरिटेरियन। ये फर्स्ट सेक्शन हो गया। सेकंड में पॉलिसीज ऑफ यूएसएसआर प्रेसिडेंट वाले जो था उसमें उन्होंने जो रिफॉर्म्स लिए थे वो मेंशन कर दिए और वो एलएक्सवी वाला का वो डाल दिया कोट कि टायरनीज कोलैप्स व्हेन दे आर टू रिफॉर्म देमसेल्व्स। वो जो लाइन थी ना तो शॉर्ट करके थर्ड वाली कैटेगरी में जो यूएस प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, उनका क्या रोल था इसमें वो डाल दिया, ठीक है, वो सब पता है हमको। उसके बाद जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि इट्स इम्प्लीकेशन ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो इसको फिर एक पॉइंट बाय पॉइंट बेसिस पे मैंने सोचा। तो फर्स्ट तो ये था कि यूएस हेजीमनी ज्यादा हो गई थी और यूनिपोलैरिटी का राइज हो गया था, इससे जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें यूएस का डोमिनेंस आ गया था और लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो गया। सेकंड में ये लिखा कि जो सोवियत रिपब्लिक जो थे फॉर्मर, उन सबों में डेमोक्रेसी आ गई, थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी के तहत, सैमुअल बी हंटिंगटन ने जैसे बताया। फिर उसके आगे चलते हुए जो एक स्कॉलर है जॉन लेविस करके, उन्होंने बोला था कि यूएस ने जो थ्रेट्स हैं उसको डिफ्यूज कर दिया। यहाँ पर एग्जांपल डाल सकते थे अफगानिस्तान वॉर वगैरह का, किसी ने मेरे को पता था, ठीक है। उसके बाद एक ये है कि जो नैम जैसे इंस्टीट्यूशन है उसकी एग्जिस्टेंस पे अभी क्वेश्चन मार्क लग गया था क्योंकि सोवियत यूनियन खत्म हो गया था। उसके बाद एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे फ्रांसिस फुकुयामा ने बोला कि एंड ऑफ हिस्ट्री आ गया और लिबरलिज्म ही बेस्ट वे फॉरवर्ड है और कम्युनिज्म को एक तरीके से डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री बोल दिया था। उसके बाद फिर कंफ्यूजन के लिए ज्यादा जगह बची नहीं थी, तो मैंने ऐसे लिख दिया कि अब वाला जो वर्ल्ड है वो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस उसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है और जोसेफ नाई के 3D चेस मॉडल को रिजेंबल करता है। इसमें औरों के जो आंसर लिखे हैं मैंने आंसर देखे हैं, ब्रॉडली पॉइंट सेम है। एक जो कोमल का कंक्लूजन है वो देख सकते हैं क्योंकि जो फर्स्ट एन के वाला है उसमें कंक्लूजन है ही नहीं। रास्ते के प्रोजेक्ट नेक्स्ट रिपोर्ट उनका कमेंट डाल दिया, ठीक है। Firstly, it was traditionally weak due to geopolitical compulsion, but due to its expand and followed centralized economy, huge corruption, crisis, shortage of basic goods, and other factors. Gorbachev policy of economic restructuring, perestroika, ठीक है, last news, ठीक है, relaxing neighborhood, pressure cooker syndrome, but even with the collapse of USSR, international politics was deeply impacted. As Francis Fukuyama gave the end of history, it gave more prominence to the liberal world order over the socialist world order, leading to the ideological unipolarity. It questioned the relevance of NAM. Most member countries followed the liberal way of life. Clash of ideology gave rise to clash of civilization. Change in politics of Europe, more support to democracy, peace, cooperation, interdependence. Rise of economic blocs like APEC, NAFTA, EU, SCO, ASEAN, etc. Central Asian countries observed the rise of Islamic fundamentalism, rise of non-state actors, according to John Lewis Geddes, US, वो same point जो इसने लिखा था विकास ने. Disintegration of USSR through brought windfall gain to China. The end of Cold War marks the beginning of new rivalry. Now the policy of containment suffered लिखा है क्या? Shifted towards rising China. The collapse of USSR not only brought an end of Cold War but necessitated changes in the foreign policy of almost all states. Contemporary world order is more connected and interdependence. कंक्लूजन और कुछ हो सकता था क्या इसमें? क्या इम्पैक्ट हुआ इसका?
मल्टीपोलैरिटी पे भी एंड कर सकते हैं ना सर? क्या? मल्टीपोलैरिटी पे भी तो एंड कर सकते हैं मेरे ख्याल से। मल्टीपोलैरिटी पे एक वो जोसेफ रॉडब्लाट का कोट था कि कोल्ड वॉर इज ओवर बट द कोल्ड वॉर थिंकिंग सर्वाइव्स, जो मैंने अपने आंसर में भी यूज की थी। तो इट मे बी समबडी वांट्स टू ऐड। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। तो विकास वाले पॉइंट जो है उस पे आई थिंक एंड करना ठीक रहेगा। इसमें यार पॉजिटिव पॉइंट्स बता दे आशुतोष। नेगेटिव पॉइंट्स डाले थे, मुझे लगा पॉजिटिव्स लोगों ने डाले होंगे जो क्वेश्चन 3 है तो उसमें। तो जस्ट शॉर्ट में नेगेटिव पॉइंट समराइज कर दिया बेसिकली। तो वहाँ पे ना शॉक थेरेपी हुई थी। तो शॉक थेरेपी से मतलब डिसरप्शन, वाइड स्प्रेड डिसरप्शन, माफिया राज, अनार्की, इन्फ्लेशन, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो कम्युनिस्ट रिजाइम में थे वो कंटिन्यू हुए। ठीक है बेसिकली। और ब्रिटेन वुड्स हैज टू ब्लेम। फिर बाद में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे जो मोस्टली डेवलपिंग है, तो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी मतलब थर्ड वे ऑफ डेमोक्रेसी आई, मगर एक्चुअली टर्न इनटू ऑथोरिटेरियन रिजाइम्स। ठीक है। इट हैज टर्न इनटू द स्ट्रेटेजिक प्ले न्यू प्लेग्राउंड फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज बेसिकली। जैसे इराक वॉर था और अफगानिस्तान में भी देख सकते हैं बेसिकली बेसिस वगैरह एक्सेस करने के लिए। ठीक है। फिर बाद में जो फंडामेंटलिज्म में राइज हुआ उस सेंट्रल एशियन रीजन में, तो इट इम्पैक्टेड बेसिकली रशिया आल्सो ना, जो राजस्थान चेचन्या जो रीजन से वो। ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स वगैरह वो सब हम डाल सकते हैं उसमें। तो बाद में जो इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बेसिकली पाक इन्फ्लुएंस वगैरह है। तो फंडामेंटलिज्म बेसिकली पड़ ही रहा है। ईरान का भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। ईस्टर्न यूरोप था, उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट। तो वो जो था सेपरेट तो हो गए, मगर यूगोस्लाविया है, जेकोस्लोवाकिया है, उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया। जेकोस्लोवाकिया में तो बेसिकली सिविल वॉर था, तो काफी ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ था। बाद में इन्होंने नेटो वगैरह ज्वाइन कर लिया, वही बेसिस वगैरह डाल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। फिर बाद में जर्मनी था, जर्मन यूनिफिकेशन हो गया आफ्टर कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, बट इट लेड टू इमिग्रेशन। ओके। तो बेसिकली न्यू नाजिज्म का राइज है फिर जर्मनी में। बाद में जो क्यूबा जैसा जो डेवलपिंग कंट्री है उसका आइसोलेशन हो रहा है, क्योंकि पहले यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था। फिर इंडिया का भी वही सिचुएशन है, इंडिया को काफी ज्यादा सपोर्ट था ना 1971 वगैरह उस वॉर में। तो हमें भी एक पॉलिसी ट्रैक्शन बेसिकली, जो एल्सिन थे उस टाइम पे शायद इंडिया और रशिया के रिलेशन काफी खराब हो गए, तो वो एक ट्रैक्शन पीरियड था बेसिकली। फिर वेस्टर्न डोमिनेंस, तो ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन से बेसिकली हम WTO देख ले या कुछ भी। और वही जो जोसेफ नाई उन्होंने मतलब किंडलबर्गर ट्रैप का जो मतलब एक कंसेप्ट दिया है उसमें बेसिकली, अगर यूएस रिट्रीट करता है तो बेसिकली क्या होगा, चाइना की कैपेबिलिटी नहीं है जो ग्लोबल गुड्स है वो प्रोवाइड कर सके, तो उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट होगा वो डेवलपिंग कंट्रीज पे। मतलब चाइना उसको फुलफिल नहीं कर सकता, ये कहना चाह रहा? हाँ। तो अगर यूएस रिट्रीट करेगा तो, अगर रशिया होता है उस टाइम पे, अगर इस टाइम पे, तो अगर यूएस रिट्रीट करने के बाद भी रशिया सपोर्ट कर सकता हो जैसे ग्लोबल गुड्स है। ओके। ठीक है। ठीक है। और कोई पॉइंट इसके अंदर एडिशन होना चाहिए था? नेगेटिव तो सारे कवर कर दिए इसने। पॉजिटिव तो नेपोलियन ने शायद फोर्थ आंसर के अंडर लिख रखे हैं। अच्छा। ओके। Much stress on the end of commentary. Some good points. GFC and how it helped the rise of rest and decline of West Bulgaria. Resurging Russia, annexing Crimea. Right. Rise of speech, LGBT communities. Economic away. हेलो। हाँ, मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है अभी तक। मैं आंसर बोलूँ अपना या हो गया? कौन से में बोल रहा है तुम?
थर्ड वाले में यही था ना, हाउ वुड यू अरे पे- डिफरेंशिएट द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर? हाँ। नहीं नहीं पहले पॉजिटिव बता दे। पॉजिटिव वाले पॉइंट्स देख रहे हैं हम। पॉजिटिव वाले Second और पॉइंट्स third मुझे apply मैंने डाले उसमें। पॉजिटिव वाले पॉइंट्स यही सारे हैं कि इंटरडिपेंडेंस बढ़ा है, मल्टीलेटरलिज्म बढ़ा है, यूनाइटेड नेशन के जो वो तो एक मैंने लिखा हुआ है, जो यूनाइटेड नेशन का इंटरवेंशन हुआ है। पहले बहुत सारी विंडोज होते थे, अब विंडोज का जो वो है फ्रीक्वेंसी कम हो चुका है, तो दुनिया थोड़ी ज्यादा यूनाइटेड हो गई है। उसके अलावा एक मैंने लास्ट में भी डाला हुआ है, एक सेकंड ये डाला था। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गेन प्रोमिनेंस, हाँ। ये अच्छा। हाँ, हम्म, मतलब कि वर्ल्ड ऑर्डर में ज्यादा लिबरल राइट्स को ज्यादा प्रोमिनेंस मिलने लग गई है। जैसे अभी हम देखते हैं, अगर हम कम्युनिस्ट स्टेट को इमेजिन करते हैं, तो वहाँ पे एलजीबीटी कम्युनिटी या फिर ये जो लिबरल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, ये सारे एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि कम्युनिस्ट स्टेट काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट था। अभी मतलब जैसे जो नया ग्लोबल ऑर्डर है और जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, सो कॉल्ड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, तो जैसा भी है, लेकिन कम्युनिस्ट कंपेरिजन में ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। इसका एग्जाम्पल हम चाइना या नॉर्थ कोरिया से ले सकते हैं, कि जो सो कॉल्ड कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं या स्यूडो कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं, वहाँ पे अभी भी जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस लिमिट तक है। तो ये सारे थोड़े पॉइंट्स हैं जो सब्सटेंशिएट कर सकते हैं अच्छे वाले पॉइंट्स। बाकी फालतू के तो बहुत सारे हैं कि आप जो लिख सकते हो कि ट्रेड बढ़ा है, उसके अलावा कोऑपरेशन बढ़ा है, तो वो सारे हैं। हाँ मतलब ये भी मैंने नेगेटिव पॉइंट्स डाले इसलिए कि क्योंकि हम जब भी मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ करते हैं, तो अगली थ्योरी का आने का रीजन ही होता है कि पुरानी थ्योरी में कोई ना कोई वो रहता है, फॉल्ट रहता है। तो इसलिए मैंने जो कंपाइल करे वो प्रॉब्लम्स थी। अभी मतलब एक तरह से अगर आप देखोगे, तो अगर पोस्ट जो वर्ल्ड ऑर्डर थे, कुछ शायद 2007 या 8 का था, हाँ 7 का था, तो जो पोस्ट कोल्ड का वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर था, वो अगर अच्छा होता तो अभी दोबारा चाइना और यूएसए का जो राइवलरी है वो शुरू नहीं होता, हम दोबारा उसी फेज में वापस नहीं आते। तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स डाल रखे हैं। सही। बाकी आई थिंक आइडियोलॉजिकल टसल वाला हो सकता था एक पॉइंट, या आइडियोलॉजिकल टसल नहीं है। और आइडियोलॉजिकल टसल वाला पॉइंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने आखिरी में करा ये है, मैंने सैमुअल हुंटिंगटन का वो डाला है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि उसने क्लियरली मेंशन किया था कि आइडियोलॉजिकल इकोनॉमिकल वो नहीं होंगे, क्लैशेस नहीं होंगे, अब जाके कल्चरल क्लैश होंगे। और जो कल्चरल क्लैश का लाइन होगा वो नेशन की लाइंस पे नहीं होगा, सिविलाइजेशन की लाइंस पे होगा। ठीक है, वो एंड में भी डाल। सॉरी, नहीं ठीक है, मैं समझ गया, वो एंड की तरफ से डाल उसको। बाकी उसमें मतलब एक पॉइंट ये था जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट था, कि जो किसिंगर ने बोला था, हेनरी किसिंगर ने, कि काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ फ्रेगमेंटेशन है पूरी दुनिया में, रीजनली वर्ल्ड काफी ज्यादा फ्रेगमेंट हो रहा है, एट द सेम टाइम जो है ग्लोबलाइजेशन में ज्यादा प्रोमिनेंस मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट द पोस्ट कोल्ड वॉर ग्लोबल ऑर्डर फ्रॉम इट्स प्रेडेसेसर? यार नेपोलियन, सॉरी नीलेश, बताइए। हाँ, मैं यही बता रहा था सारे सारे। मुझे लगा शायद ये डिस्कस करना शुरू कर दिया, मेरे को आवाज नहीं आ रही, प्रॉब्लम था यहाँ पे, लाइटिंग बंद हो गई। हाँ, तो इसमें मैंने करा ही है, मैंने पहले इनिशियली इंग्लिश स्कूल को हल्का सा मेंशन करा है कि जो इंग्लिश स्कूल वाले हैं वो एनार्की और केओस को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, एंड दे क्लेम कि एनार्की को कंट्रोल नहीं, मतलब एनार्की में आप एक वर्ल्ड ऑर्डर को ढूंढ सकते हो, इवन कि आप वहाँ पे जो नॉर्म्स, सिचुएशन और अंडरस्टैंडिंग का इवोल्यूशन है उसको ज्यादा अच्छे से एसेस करता नहीं। उसके बाद मैंने जो कोल्ड वॉर के वो है, पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर है, वहाँ पे पहली बात है जो कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक एक्सपेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उससे हम मतलब एक तरह से आपको डिफाइन कर सकते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर के वर्ल्ड ऑर्डर। यहाँ पे हर्बर्ट हार्ट करके जो स्कॉलर था उसका नाम है लिखा हुआ है। सेकेंडली जो है ग्लोबलाइजेशन का एक्सपेंशन हुआ है, इसकी वजह से जो नए स्टेट्स हैं वो वीक हुए हैं, उनकी सॉवरेनिटी थोड़ी डाइल्यूट हो रखी है। थर्डली जो कोल्ड वॉर के बाद का पीरियड है, उस टाइम तक आप कॉम्पिटिशन और ये सारी दिक्कत है कि जो छोटे स्टेट्स थे वो या तो एक यूएसए के उसमें जाते थे स्लॉट में, या फिर यूएसएसआर के। लेकिन उसके बाद अब अभी कोई चॉइस ना होने के बाद यूएसए ने जगह जगह इंटरव्यू करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो फेमस स्टेट्स हैं, चाहे वो लीबिया हो गया, इराक हो गया या सीरिया हो गया, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग गई है, एंड दे आर अनाइजिंग अगेन। उसके बाद जो है जो अगेन वही बात है कि अभी पहले ये था कि या तो कम्युनिस्ट स्टेट है या फिर आपका ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, और स्टेट के पास चॉइसेस थी। अभी चॉइस की तो सबको जो है उसके पास ही आना पड़ रहा है, सिंगल कैपिटलिस्ट के पास ही आना पड़ रहा है, जिसकी वजह से नए तरह के एक्टर्स राइज कर रहे हैं। एसिमेट्रिक आपकी जो थ्रेट है वो राइज कर रहे हैं, चाहे वो टेररिज्म से हो, चाहे वो आप रीजनली मिडिल ईस्ट में देखो,
चाहे आप ट्रांसनेशनल वे में देखो, जो आपका आरसीबी या फिर ये सारे हो गए जो हमारे यहाँ पे चाइना से है, जिससे भी है। उसके अलावा हाँ, जो यूएसए है उसे बताइए वो सिंगल है कि मैंने, तो उसकी वजह से वो एक टेक्नोलॉजिकल डिनायल विजन को फॉलो कर रहा है, ताकि अपनी जो वो है अपना जो क्लेम है पूरे वर्ल्ड पे उसको बनाए रखे। उसके बाद हाँ, ये एक पॉजिटिव पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि जो यूएन का, वही मैंने भी कहा था पहले, बहुत सारी वीडियोस होते थे, कोई कंसेंसस नहीं था। अगर कुल मिला के देखो तो एक बात है, कोरियन पेनिनसुला में जो वॉर हुई थी वहीं पे वीडियो का यूज नहीं हुआ था, लेकिन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर में जो है दबा के आपके ये जो यूएन के हैं काफी सारे मैंडेट्स पास में है, चाहे वो क्लीमा के केस में हो चाहे किसी भी केस में हो, तो वो है। उसके अलावा एक चीज और है, जो पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर में आपको जो वो है ग्लोबल साउथ है, उसका मार्जिनलाइजेशन हुआ है। और ये आप जो है उसमें देख सकते हो, टेस्टिफाई कर सकते हो, जैसे नैम का डिक्लाइन हुआ है, या G77 उसका डिक्लाइन हुआ है, या इवन G15 का। और आखिरी में एशिया पैसिफिक एक नए सब सिस्टम की तरह इमर्ज हुआ है, जिसको भी हम इंडो पैसिफिक बोलने लग गए हैं। मैं लिखना भूल गया था यहाँ पे। फाइनली मैंने जो कंक्लूड करना थोड़ा लंबा है, उसमें मतलब मैंने स्कॉलर डाले थे, अभी कंक्लूजन नहीं है। जैसे ब्रिजेंस्की है, उसने कहा था जो ये है बैलेंस ऑफ पावर की जो इक्वेशन है वो वेस्ट से अब नॉन वेस्ट की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो गई है, जहाँ पे वो कोऑपरेट, कोलाइड और ये कम्पीट कर रहे हैं आपस में। चाहे वो आप जब मतलब वही बात हो गई, ये एक तरह से रीजनलाइजेशन के बारे में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सेकंडली किसिंगर हो गया, उसने कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में बताया था कि दुनिया में एक तरफ फ्रेगमेंटेशन है, अगेन रीजनलाइजेशन होता है, एट द सेम टाइम हम लोग ग्लोबलाइजेशन में जो है इंटरकनेक्टेडनेस की बात करें। फाइनली मैंने जो एंड करा है वो 700 टन के ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के रिमार्क से किया है। He claimed कि जो next conflict है that is not going to be on the lines of ideological or economical conflicts, लेकिन वो cultural basis पे होगा, and the fault lines will be drawn on the basis of ये civilization and not national context, traditional fault line। बाकी मैंने वही आखिरी में वही लिखा है कि अभी चाइना राइज कर गया है, तो जो मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें स्कॉलर जैसे वो पहले कह रहे थे कि ये स्कूल वाले एनार्कियल वर्ल्ड ऑर्डर को आप एक तरह से मैनेज कर सकते हो, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को जो है कुछ नॉर्म्स या टेक्निकलिटीज की बेसिस पे अगर एसेस कर पाओ। कंक्लूजन कुछ और देख सकते हो इसमें, कंक्लूजन इज नॉट मेरे हिसाब से बहुत से पॉइंट मैंने लिखे हैं पूरे ग्रुप में, बिकॉज़ एनी पॉसिबल पॉइंट्स ना ठीक। क्वेश्चन यार डिफरेंशिएट था ना, तो इसमें थोड़ा हाँ सॉरी हाँ नहीं बोलो। मैं ये बोला था कि इसमें डिफरेंशिएट था, तो मैंने मतलब जो लिखा था जैसे पॉइंट्स डालने की, तो प्रॉपर्ली एक चीज मैंने एक गलती ये भी करी थी, मैंने जो कोल्ड वॉर का जो पीरियड था उसके जो कुछ पॉइंट्स थे मैंने अलग से मेंशन नहीं करे, मैंने डायरेक्टली पोस्ट कोल्ड वॉर के बारे में बहुत कुछ डाल दिया, तो एक मैंने गलती कर रखी है। और सेकंड चीज, शिवानी ने भी एक मतलब टेबल फॉर्मेट में डाला है, मेरे ख्याल से वहां से काफी सारे पॉइंट मिल जाएंगे, कोई ऐसी इशू है नहीं। हाँ डाला है। अच्छा जी ठीक है शिवानी एक बात ना, हाँ बोल। तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हाउ डू यू डिफरेंशिएट, तो कोल्ड वॉर से आगे का टाइम पीरियड, तो मैंने 4 सिनेरियो लिए हैं। एक तो पहले पास्ट कोल्ड वॉर का, दूसरा ट्रांजिशन फेज, मतलब मैंने आंसर पढ़े बाकियों की भी, उन्होंने ज्यादा मल्टीपोलैरिटी पे फोकस करा। ट्रांजिशन में यूनिपोलैरिटी भी थी, थोड़ा सा उस पर भी कर लेना चाहिए था मे बी। और फिर उसके बाद प्रेजेंट में मल्टीपोलैरिटी, और साइड बाय साइड थर्ड वर्ल्ड जो है वो तो सभी जगह पे प्रेजेंट था, वो अपना ग्लोबल ऑर्डर में इतना इम्पैक्ट नहीं बना पाया, पर उसके पॉइंट्स हर जगह पे सेम ही है, वो मैंने नीचे स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। तो पहला जो पॉइंट है उसमें यही है कि कोल्ड वॉर में 2 पावर थी, यूएसएसआर, यूनिपोलैरिटी में 1, और मल्टीपोलैरिटी में एशियन टाइगर, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ कंट्रीज, और साथ में नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे एनजीओ, ग्लोबल सोसाइटी, ग्लोबल सिविल सोसाइटी और टेररिस्ट वगैरह। तो वो टेररिज्म का तो हम बोल ही सकते हैं कि जब ये यूनिपोलैरिटी वाला और 9/11 हो गया तो उसके बाद राइज, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में इधर लिख दिया। सेकंड में मैंने बताया पहले फोकस था मिलिट्री मैटर पे और प्रॉक्सी वॉर्स पे, जब यूनिपोलैरिटी होगी तो अभी इनका फोकस आ गया ग्लोबलाइजेशन पे, फ्री मार्केट पे, इकोनॉमिक फोकस आ गया कि अब हम ट्रूप्स अपने सेंड क्यों करें बाहर, हम मार्केट कैप्चर करते हैं यूनिपोलैरिटी में। और जब मल्टीपोलैरिटी आई है तब कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो गया है, अब कोई भी खुद इंडिपेंडेंट नहीं है,
जैसे चाइना का हेल्थ इंडस्ट्री वगैरह, ये एपीआई वगैरह सारी कंट्रीज को चाहिए थे उनसे, तो अब ये सिनेरियो आ गया। हार्ड पावर में क्या क्या पहले हार्ड पावर थी, अब सॉफ्ट पावर और जियो इकोनॉमिक्स यूज होती थी तब, अब मल्टीकल्चरलिज्म है, सभी का चल रहा है सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशंस पहले मिलिट्री ओरिएंटेड थी, नेटो, वॉर्सो, ऐसे यूनिपोलैरिटी में मेरे को स्पेसिफिक कोई आई नहीं दिमाग में, तो शायद वही डेमोक्रेटिक वैल्यूज वगैरह वो प्रोपेगेट करते रहे होंगे। और अब जो है इन्वायरमेंट फोकस पे, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स वगैरह फोकस में। फिर 2 स्टेट्स जो है वो मेजर फोकस में थी कोल्ड वॉर में, अब यूएसए सेकंड में, यूएसए, उसकी इकोनॉमिक टैक्टिक्स और एमएनसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। उन्होंने स्टार्ट किया ये सब, अब एमएनसी खाली उनके पास ही नहीं है, चाइना की रिस्पेक्टिव है और अंबानी की रिस्पेक्टिव है। ये किसी ने मल्टीकल्चरलिज्म पे एक वीडियो भी डाली थी ओआरएफ की, उसमें बहुत एम्फसाइज कर रहे थे इस चीज़ पे कि एमएनसीज एज मल्टीपोलैरिटी पे। फिर टेक्नोलॉजी में मिलिट्री स्पेस पावर पहले ये इन्हीं के पास थी, फिर इंटरनेट इंट्रोड्यूस कर दिया यूनिपोलैरिटी में, और जब इन्होंने अमेरिका ने अपने फायदे के लिए इंट्रोड्यूस करा तो मल्टीपोलैरिटी वाले अब उसको बहुत आगे ले गए हैं कि अब इनसिक्योरिटी भी आ गई है मल्टीपोलैरिटी के, कि वो सर्वेलेंस स्टेट क्रिएट करते हैं, 5G से ये कुछ हो जाएगा, साइबर अटैक्स हो सकते हैं, तो उसका फर्दर अब मतलब वो भी पूल हो चुकी है वो वाले सेंस में भी पार। और स्पेस का भी पहले 2 थे, फिर थोड़ी और पेनिट्रेशन हुई, अब तो काफ़ी सारी कंट्रीज के पास है। देन न्यूक्लियर वेपन्स का भी पहले जैसे शिफ्ट आया। फिर नैम का एज ऑर्गेनाइजेशन ने एज अ फीलिंग बताया कि पहले 2 बार थी तो एक नेसेसिटी क्रिएट हुई थी, फिर उसका रेलेवेंस खत्म हो गया, और अब जो सिनेरियो कल डिस्कस कराई हमने। उसके बाद थर्ड वर्ल्ड का यही है कि वो हर जगह पे प्रेजेंट है, पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी थी, फ्यूचर में भी थी, इन बेचारों का कुछ नहीं हुआ, डेप्थ पॉवर्टी चल ही रहा है और नियो कॉलोनियलिज्म की तरफ ये जा रहे हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने हाउ डू यू पूछा है, कुछ एग्जामिन या क्रिटिकल नहीं पूछा, पर इसमें मैंने सुनने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में डिबेट हुई रूपक के अनुसार कि वो डिस्कोर्सेस डालने चाहिए या ऐसे कुछ, तो फिर ये चीज़ें इररिलेवेंट सी हो जाती हैं, क्योंकि अगर 100% फैक्ट हम PSIR वालों को पता है तो 80% इसमें से GS वालों को भी पता ही होंगे। तो सब्सटेंशिएट करने के लिए जैसे नीलेश ने स्कॉलर्स वगैरह थोड़े यूज़ करे हैं, जो विकास ने बोला है कि थोड़े नेगेटिव हैं जैसे, पर अगर सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमको पॉजिटिव मिलते हैं या थोड़े सब्सटेंशिएट करने के लिए, तो उसके भी बेसिस पे आंसर जाना चाहिए। मुझे एक सवाल पूछना है कि अगर इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हाउ के जगह व्हाट दिया रहता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर एंड प्री कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर, सॉरी मतलब कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर, तो क्या इसका आंसर सेम होता? हम थोड़ा ज्यादा फैक्चुअल लिखते और जो डिस्कोर्स है उसको यूज बिल्कुल भी नहीं करते। हालांकि मेरे को लग रहा है मैंने जिस तरह से पूछ रहा है मैंने फैक्ट्स अभी वाले जो भी आंसर है, अगर मैं उसको हाउ हटाकर व्हाट लिख दूं तो वो सेम आंसर नहीं हो जाएगा? हाँ वही, हाउ में थोड़े ज्यादा डिस्कोर्स आने चाहिए, तो उसके हिसाब से सही बोल रहे हो। मतलब मैंने ट्राई किया था, मैं हाउ के बेस मैंने हल्का सा ट्राई किया था, इंग्लिश स्कूल या थोड़ा जो आपकी मैंने स्कॉलर्स डाल रखे, उसका मेरा पॉइंट नहीं था हाउ के ऊपर डालने का, और इवन बीच में जो फैक्ट के बीच में जो मैंने छोटे मोटे पॉइंट डाल रखे हैं, बट स्टिल हाउ में थोड़ा ज्यादा स्कॉलर या वो आना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब जैसे कह रहा है। वैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि अगर क्वेश्चन इतने ट्रिकी रहे, अगर क्वेश्चंस के क्लियर कट सजेशन रहे और क्लियर कट विजन रहे तो 8 क्वेश्चन ठीक है, वरना अगर क्वेश्चन इतने टिपिकल रहे तो क्वेश्चन में थोड़ा टाइम और मिलना चाहिए। जैसे मुझे आज दिन कम लगा अपने पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने और मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, माइन करने के लिए। तो क्वेश्चन अगर इतने ट्रिकी है तो थोड़ा क्वेश्चन अगर कम हो जाए तो उससे ज्यादा एनालिसिस हो सकता है, क्योंकि जल्दी जल्दी करके अपन खत्म तो कर ही लेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन फिर वो पर्पस थोड़ा डिफीट हो जाएगा। है सारा ब्रेनस्टॉर्म किया एक्शन है क्वेश्चंस का। मैंने आखिरी वाला मतलब मैंने आखिरी वाला जो पूरा पेज है वो इतना लंबा खींचना ही चाहिए, कंक्लूजन एक पैराग्राफ में होना चाहिए। मैंने ट्राई यही किया था, मेरे को वही था कि हाउ वुड यू के उसमें बेसिकली, मतलब ऊपर के इसमें मुझे लग रहा है कि मुझे बाकी पॉइंट उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए ना, डिस्कोर्स वगैरह कुछ लिख के। इसमें किसी को कुछ है अगर तो बताओ, इसमें थोड़ा क्या लिख सकते हैं स्कॉलर व्यू में आपने, अगर आपने रियलिस्ट या बाकी सारों को डालो, अगर जो थ्योरीज है इंटरनेशनल रिलेशन ये लोग क्या डाल सकते हैं। और ये कंपेनियन कॉर्नर से कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे एक मिनट, उसमें मेरी दूसरे आंसर में लिखा हुआ है
कौन से अच्छा कहाँ वरुण पे? क्या तुम लिख रहे हो? Yeah, I wanted to go further beyond what is just directly given in the question, like difference between Cold War and post-Cold War. I wanted to show how there is emerging trend of Cold War 2.0 or whatever was common during Cold War, the tensions between two countries and the axis, the regional conflicts that we can see in Afghanistan or Syria. So I wanted to talk about that, and I also wanted to give a way forward how we can negate a Cold War coming again. In that, I am lacking points. What can be done to negate another Cold War coming? So we can think about that. इस पे स्टीफन वॉल्ट का नहीं है व्यू, जो चीज आप बोल रहे हो कि न्यू कोल्ड वॉर टाइप का नहीं है. Cold War 2.0 was given by Dmitry Trenin. He talked between US and Russia. But and I don't know of scholars, but we can see that whatever trends are there, we can maybe put them here so that it will give more relevant to the current events. हाँ, आई थिंक इसमें स्टीफन वॉल्ट का आइडिया रह सकता था दैट ही सेड न्यू कोल्ड वॉर, मतलब टू यूज द टर्म फॉर पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड को न्यू कोल्ड वॉर कहना इज मिसलीडिंग रादर देन एनलाइटनिंग. कोल्ड वॉर वाज बाइपोलर. नाउ द वर्ल्ड ऑर्डर इज लॉपसाइडेड मल्टीपोलर. ठीक है. और यहाँ पर जो यूएसए का रोल है अभी तक काफी सिग्निफिकेंट रहने वाला है, बट चाइना इज क्लोज सेकंड टू इट. ठीक है. और वो कुछ मतलब उसने ऐसा लिखा था कि द ह्यूब्रिस ऑफ यूएसए टू चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर, वो उसको कहीं ना कहीं हार्म करेगा एंड चाइना वुड इन सर्टेन डोमेन, जैसा वो एडीएचएस मॉडल के अंडर हम कहते हैं ना, कुछ डोमेन्स में चाइना उसको ओवरटेक भी कर लेगा. और आई थिंक इतना ही उसने कुछ बोला इसके ऊपर. That all will come like someone was saying, we need to show difference between the phases of post Cold War. Between 91 to 2001 it was unipolar. After that we can see more rise of multipolar countries, and now we are seeing again China is overtaking US in some spheres. So we can, other than that, we also need to show some other common areas during Cold War and now, how there is increased tensions. Like then it used to be we saw nuclear deterrence. Now countries are going for cyber capabilities, space capabilities, artificial intelligence, bio. It's not proven, but आई थिंक वो उसको थोड़ा ऐसा देख सकते हैं कि डेटांट पीरियड के अंदर हम देखा काफी सारा जैसा ट्रीटीज हो रहा था, न्यू स्टार्ट या सॉल्ट या एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटीज होता, उन सब से अब पुल आउट हो रहा है, आर्म्स रेस की तरफ जा रहे हैं. वो चीज उसमें हो जाता. yeah, we can even think of that. जो राहुल बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, बट जैसे ये क्वेश्चन में डिफरेंसेस काफी ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा आ जाएंगे, तो जो कोल्ड वॉर 2.0 पे इतना ज्यादा फोकस आई गेस थोड़ा बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड हो जाएगा. लास्ट पैराग्राफ्स में ठीक है, एक पैराग्राफ लिख दो ये सब पे भी, या कंक्लूजन में अगर किसी ने पासिंग रेफरेंस ही देना, अगर स्कॉलर्स वगैरह लगा दिए हैं, व्यूज देती हैं, तो फिर पासिंग रेफरेंस जितना ही स्पेस होगा आई गेस कि 2.0 के चांसेस हैं, बट डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा हैं, तो आई थिंक सो कि उनको भी पहले लिखना चाहिए. Yeah, we need to, in this answer it's just more of factual question, but if we had to think of that post Cold War and trying to connect it with Cold War times, can someone give more points on how we can stop another Cold War coming up? बेसिकली अगर एक रियलिटी हो गई तो कोल्ड वॉर होगा ही नहीं ना. अगर अगर हम दो सुपर पावर को अगर हम बड़ा होने देंगे और खुद ही कैपेसिटी पर अगर फोकस नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली कोल्ड वॉर हो जाएगा, तो ब्लॉक्स में बढ़ जाएगा.
लेकिन But अगर still, पूरी कैपेसिटी डेवलप कोल्ड वॉर 2.0 होगा, ये भी डिस्प्यूटेड ही है अपने आप में, मतलब होगा ये भी फैक्ट नहीं। हाँ बेसिकली पहले क्वेश्चन अगर बेस पे देखें तो वो पूछा हुआ है डिफरेंशिएट द आपकी मतलब कोल्ड वॉर और उसके पोस्ट कोल्ड वॉर का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें अगर आप ये सारी चीजें डाल लो जो मतलब कोल्ड वॉर 2.0 होगा, ये अभी खुद ही मतलब एक स्कॉलरली डिबेट के अंडर है। आप इसको एक बार को कंक्लूजन में डाल दो, बट इसके ऊपर इतना अगर एम्फेसाइज करके आप अगर आंसर में डाल रहे हो, थोड़ा आंसर से आप बाहर डाइवर्ट कर रहे हो, क्योंकि इसमें सिंपली पूछ रहा है कोल्ड वॉर में क्या था, कोल्ड वॉर के बाद क्या वर्ल्ड ऑर्डर है, उससे आप यूनिपोलैरिटी डाल दो, एट मोस्ट आप मल्टीपोलैरिटी डाल सकते हो। और अभी इसमें मतलब कुछ क्लैरिटी है ही नहीं लगती एक तरह से, तो आप उसमें एक बार को आप वो डाल दो कि जो रेलिस्ट का था कि क्लासिकल रेलिस्ट बोलते हैं कि हेगेमन होगा, उसमें चाइना नीचे रहेगा, दूसरे इंस्ट्रक्शन वाले बोलते हैं कॉपरेशन होगा, और फाइनली न्यू रेलिस्ट वाले बोलते हैं कि पहले चाइना उसके अंदर पूरा बेनिफिट लेगा और अल्टीमेटली उसको रिप्लेस कर देगा। पर इसमें डायरेक्टली पूछा हुआ है कि डिफरेंशिएट द कोल्ड वॉर और उसके पोस्ट कोल्ड वॉर का वर्ल्ड ऑर्डर है। बाकी रही बात उसमें टेक्नोलॉजी कौन सा पॉइंट हो, हाँ टेक्नोलॉजी वाला वो सारे आ सकते हैं एक बात की, अभी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा जो नए वो हैं, जैसे स्पेस वॉरफेयर की बात करते हैं और साइबर सिक्योरिटी वाली बात करते हैं, वो सारी इंक्लूड कर सकते हैं एक बार। थोड़ा स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहिए आंसर, वरना फिर फैक्चुअल हो जाएगा, फिर वो जीएस की तरह लगेगा कि आपने फैक्ट्स डाल रखे हैं जो आपने पढ़ा है, आपने कुछ अलग से वो नहीं करा, इसमें असेसमेंट नहीं करा। सही है भाई। मुझे एक डाउट था कि जैसे रूपक भाई ने बोला ना, हमें आंसर अगर डिस्कोर्स के फॉर्म में लिखना था तो कैसे लिखते हैं इसे, मतलब पोलैरिटी के अलावा कौन से डायमेंशंस होते हैं डिस्कोर्स के लिए? मतलब डिस्कोर्स मतलब कि आप जो थ्योरी है, रूपक तुम्हें कुछ बोलना है एक बार? नहीं बोलो नीलेश। हम ये कह रहे हो डिस्कोर्स का ये होती है कि जो आपकी मतलब आपकी थ्योरीज हैं, आप उनके बेसिस में एक्सप्लेन करो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर लिखा है कि जो आपका ये हो गया कि पोस्ट कोल्ड वॉर में जो कह रहा है, कोल्ड वॉर में आपका जो ग्लोबलाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन अगर हम पढ़ लो बेसिकली बेस उसका बेस होता है कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा, कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन होगा। अगर आप इसको एक्सप्लेन करो, आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का स्कूल डाल दो, फंक्शनलिस्ट वालों का स्कूल वो डाल दो जो म्यू हो गया एसोसिएट करने के लिए। दूसरा अगर आप ये डाल दो क्या बोलते हैं लाइंस ऑफ जो वो हो गए एसिमेट्रिकल थ्रेट्स हो गया, चाहे वो टेररिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, चलो चलो भाई कहाँ चलो आप, ये सारे जो आपके वो हो गए, आप इसमें मतलब थोड़े दोबारा से जो वो हो गया सिस्टम थ्योरीज वगैरह को रिलेट कर सकते हो इसमें थोड़ा सा। बेसिकली मतलब आप डिस्कोर्स के हिसाब से बेसिकली अलग अलग लोगों का एक इवेंट पे क्या कहना है उसको डिस्कोर्स बोलते हैं। अलग अलग स्कूल उसको किस तरीके से देख रही है, रियलिस्ट अलग तरीके से देख रहे हैं, लिबरल अलग तरीके से देख रहे हैं, वैसे में लिख सकते हो, वही डिस्कोर्स है। नहीं भाई, हाँ डिस्कोर्स तो समझ रहा है मुझे, मतलब डिस्कोर्स वो बताया मुझे, मगर यहाँ पे कौन कौन से ऐड कर सकते थे वो पूछना था। मतलब बेसिकली एक पोलैरिटी का एक डायमेंशन हुआ, हम मतलब बाइपोलर वगैरह वो डाल रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो, मगर वैसे और डायमेंशंस क्या वो पूछ रहा था बेसिकली। अगर टाइम होने कोई बात नहीं, जैसे इंग्लिश स्कूल, जैसे एक बार का अगर आपने डाल दिया रियलिस्ट वाला हो गया कि पावर पॉलिटिक्स हमेशा होता है, एनार्की हमेशा होता है, फिर आप उसके ऊपर वो डाल दो इंग्लिश स्कूल वाला, क्योंकि वो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करते हैं बट दे आर स्यूडो इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उनका रूल जो है हमेशा स्टेट के अंदर ही आएगा। तो आप एक बार को इंग्लिश स्कूल और रियलिस्ट स्कूल को डाल सकते हो। जो रियलिस्ट ने कहा था कि पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद भी कुछ नया होने वाला है, लेकिन इंग्लिश स्कूल वाले उसको थोड़ा वो करते हैं कि जो मैंने मतलब अपने इसमें लिखा हुआ है, मैंने बेसिकली एक ही को प्रेफरेंस दी थी पूरे इसमें, क्योंकि क्वेश्चन शायद 20 मार्क्स का था, अगर मैं लिखने बैठता तो बहुत लंबा निकल जाता, तो वो एक लिमिट में भी लिखना था। ठीक है, ओके, थैंक यू। और किसी को कोई पॉइंट बोलना है? नेक्स्ट पेज चलें। इसमें बस एक पॉइंट ये है कि अगर आप लिख रहे हो तो मैं मतलब भले ही क्वेश्चन 2007 में आया था, लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप लिख रहे हो तो आप इसको 3 उसमें फेजेस में डाल सकते हो कि पहला जो फेज हो गया आपका 1991 से 2001 वाला यूनिपोलैरिटी, जो मतलब शिवानी बना रही थी वही वाला, उसके बाद मल्टीपोलैरिटी वाला थोड़ा टाइम, और उसके चाइना वाला। लेकिन चाइना वाले में इतना एक्सक्लूसिवली फोकस मत करो, जो ऑलरेडी मतलब स्टैटिक नहीं है, अभी डायनामिक फेज में है, तो उसको इतना एक्सक्लूसिवली कवर नहीं करो इसमें, क्योंकि इसमें खुद ही मतलब स्कॉलर्स की क्लैरिटी नहीं है, आपस में कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अभी ये क्वेश्चन आएगा उसमें जो साउथ ईस्ट एशिया वाला और साउथ एशिया वाला, उसमें मतलब ये सारे डायमेंशंस डालने पड़ रहे थे उसमें, चाइना और यूएसए वाला, तो वहाँ पे दोबारा डिस्कस हो जाएगा। बट स्टिल वही है कि पहले फेजेस वाले ज्यादा कवर करो, लास्ट के फेज जो अभी 5-6 साल वाले हैं उनको इतना एम्फसाइज मत करो इस क्वेश्चन में, इसका बदल। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते, अगर कुछ नहीं तो आगे बढ़ते। Question 5th, identify the benefit of multipolar world.
or what are the features and benefits of multilateral and multipolar world order? Is the world order multipolar today? सुजैन, आपने बता दो यार क्या लिखा है इसमें। सुजैन, गौरव, हाँ भाई। हाँ यार बता दो यार कैसे अप्रोच किया तुमने बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपोलर। मतलब ये वही सिंपल था, मतलब बेनिफिट पूछ रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड के। तो मैंने इसको सबसे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा थियोरेटिकल बेसिस देता हूँ पोलैरिटी का, मतलब मल्टीपोलर का थियोरेटिकल बेसिस क्या हुआ है। तो वो पावर पोलैरिटी थीसिस में मल्टीपोलर की बात होती है। तो उसको मैंने बताया कि पावर पोलैरिटी में 3 चीज़ों की बात होती है, यूनिपोलर, बाइपोलर और ये मल्टीपोलर। तो थोड़ा थोड़ा उनको डिफाइन किया मैंने। फिर उसके बाद ये अभी करंट क्या चल रहा है अपना, मतलब वर्ल्ड का सिचुएशन क्या है। तो जोसेफ नाइट 3D चेस मॉडल से उसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो शायद मेरे को लग रहा है 3-4 लाइन एक्स्ट्रा डाल दी मैंने, इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था, 3D चेस मॉडल पे छोड़ देना चाहिए था। बाकी मैंने बता दिया कि 3D चेस मॉडल कैसे होता है, कि 1 डायमेंशन मिलिटरिस्टिक में है, मल्टी डायमेंशन इकोनॉमी में है और कल्चर में कोई डायमेंशन नहीं है। तो इस तरीके से वर्ल्ड 3 डायमेंशन में बटा हुआ है, 3 अलग अलग डायमेंशंस हैं। उसके बाद फिर मैंने बताया कि सेमी पेरिफेरल कंट्रीज होती हैं, सेमी पेरिफेरल कंट्रीज होती है मेरा वॉलस्टीन के टर्म्स में, वो ब्रिक नेशंस हैं। तो इनका इमरजेंस अपने को बताते हैं कि हाँ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलर वर्ल्ड। उसके बाद फिर मैंने तो मैंने बताया कि रियलिस्ट, अब अपने को था बेनिफिट्स बताने थे इसके। तो सबसे पहले तो रियलिस्ट बोलते हैं कि ये हाईली अनस्टेबल मॉडल होगा, लेकिन उनको काउंटर करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थे, जैसे कि जोसेफ नायर और रॉबर्ट कियोवेल, वो बोलते हैं कि ये जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस होगा उतनी ही स्टेबिलिटी और पीसफुल ऑर्डर बनेगा अपना। सेकंड बेनिफिट मैंने पोस्ट कॉलोनियल के टर्म्स में बताया कि जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वो मल्टीपोलर में उनको ऑटोनॉमी मिलेगा, अपने जो भी उनके वर्ल्ड अफेयर में अपना जो भी पार्टिसिपेट करने के लिए उनको काफी ऑटोनॉमी मिलेगी अगर ये मल्टीपोलर एग्जिस्ट करता है। तो सेकेंड एक पर ये इसमें ये भी बेनिफिट होगा कि उनको बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगा उन, मतलब इसी एज कम्पेयर विद बाइपोलर यूनिपोलर में जितना उनका बार्गेनिंग पावर होता है, मल्टीपोलर में उनको ज्यादा बार्गेनिंग पावर मिलेगा। तीसरा ये बताया कि जितना ज्यादा मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा उतना ही जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल का या फिर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है वो उतना ही इजी रहेगा, मतलब कोई एक पर्टिकुलर कंट्रोल नहीं होगा किसी का उसके ऊपर। तो ये भी एक बेनिफिट है। और ये सब होगा तो फिर इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। जो रीजन अब तक बैकवर्ड में रह गए थे, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन, एशिया, इन सब में भी ग्रोथ होगा जब इन कैपिटल और वो सब पहुंचेगा। तो फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे जब बाइपोलर वर्ल्ड था, तो रीजनल स्टेबिलिटी नहीं थी। जैसे अफ्रीका में एथनिक कन्फ्लिक्ट लगातार चल रहे थे, जैसे अभी एक रवांडा वाला हुटूज और टुट्सी वाला जेनोसाइड केस आया है। तो मैंने इसको भी डाल दिया कि अभी अगर अब हर रीजन में एक एक पोल होगा तो वहां पर स्टेबिलिटी बनाए रखेगा वो। लेकिन पहले वाले वर्ल्ड ऑर्डर में क्या हो रखा था कि कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, और जो मतलब थोड़े वैसे रीजन थे नेग्लेक्टेड, मतलब जो अफ्रीका ऐसे रीजन थे उनको नेग्लिजेंट की इंपॉर्टेंस नहीं थी, उनको साइड कर दिया था। उधर कुछ भी हो रहा है ह्यूमन राइट तो कोई नहीं ध्यान दे रहा था, ना ही यूनिपोलर में ना ही बाइपोलर में। लेकिन अगर मल्टीपोलर में होगा तो वहां भी स्टेबिलिटी बनाए रखी जाएगी। उसके बाद फिर रियलिस्ट, फिर बोला कि रियलिस्ट क्या बोलते हैं कि बाइपोलर वर्ल्ड को वो बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं और उसको स्टेबल बोलते हैं। लेकिन बाइपोलर को मतलब क्रिटिसाइज करने के लिए ये पता नहीं क्यों डाला मैंने, उसको बोल दिया कि पंडित ने बोलते हैं कि नर्वस स्टेट ऑफ पीस है। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखाया कि बाइपोलर को बेशक आप अच्छा बोल रहे हो लेकिन एक्चुअल में वो अच्छा नहीं है, इस करके मल्टीपोलर अच्छा। मतलब मल्टीपोलर को मैंने इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए पैराग्राफ डाला। और आखिरी में कंक्लूड किया कि मतलब कि मल्टीपोलर राइज होने का क्या मतलब है कि और जो ब्रेटन वुड की जो इंस्टीट्यूशन के ऑल्टरनेटिव नए इंस्टीट्यूशंस निकल रहे हैं, जैसे ADB, AIB, ब्रिक्स और BRI जैसे करके। तो ये बता रहे कि मल्टीपोलर रियलिटी है अभी। और हमारा इंडियन PF भी बोलते हैं कि शंग्रीला डायलॉग में बोला था कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो मल्टीपोलर की तरफ, मल्टीपोलर वर्ल्ड में ज्यादा अच्छे से सर्व होगा। तो मतलब कि हम भी उसी तरफ मूव कर रहे हैं।
और कुछ डालना चाहिए था केस में, इस आंसर में? आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स। राहुल ये ग्रुप में डाल देना, लिखो हुए वहाँ पे कोई दोबारा यूज नहीं करने का देखते। यार मेरा एक डाउट भी है, प्लीज आप बताना। जब मैं आंसर लिख रहा था तो मेरे को ये चीज बार बार आ रही थी कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड और वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर, मेरे को वो सेम चीज लग रही थी। ऑल्दो मैंने लिखा नहीं, लेकिन मेरे को बार बार वही जा रहा था कि मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड वेस्टफेलियन से कंपेयर कर रहा था, तो वो हाईली अनस्टेबल था। तो बताओ कि कुछ कोई डिफरेंस है क्या इन दोनों में, या फिर सेम ही चीज है? वेस्ट फिल्म की बात करो, वो ऑर्डर था ना कि जो जहाँ पे मतलब स्टेट सामने सोवरेन अलग से एग्जिस्ट करने शुरू हो गए थे, मल्टीपोलैरिटी तो मतलब एक तरह से सेम चीजें आने लग गई है दोबारा। और हम कहीं ना कहीं मतलब बोलते भी हैं कि वेस्ट फिल्म वर्ल्ड ऑर्डर दोबारा आ चुका है एक तरह से, लेकिन थोड़ा मतलब वही मतलब जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है वही है सारे हैं। ये वो 1648 जब भी हुआ था, उसके बाद के जो स्टेट्स थे उनका इमर्जेंस अलग हुआ था, और अभी मल्टीपोलैरिटी में डेमोक्रेटिक स्टेट्स का ज्यादा वो है एक तरह से। मल्टीपोलैरिटी एक तरीके से वेस्टफेलियन प्लस कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो गया ना। हाँ। तो कॉन्फ्लिक्ट फिर तो मतलब वो स्टेबिलिटी के सेंस में क्या बोला जाएगा? पीसफुल और स्टेबिलिटी के सेंस में? अब आंसर में लिखना है तो बिल्कुल पीसफुल होगा, यही सबसे बेस्ट मॉडल है। और रियल लाइफ में तो क्या पता है। अच्छा, कापलान वाले ने कुछ दिया था क्या इससे रिलेटेड, मल्टीपोलर से कोई मॉडल? एक शायद यूनिट वीटो मॉडल दिया था ना, या क्या नाम था उसका, नाम कुछ और था, जिसमें बोल रहा था काफी सारी पावर होंगी इक्वल, काफी सारी यूनिट वेटो में तो ये बोला था कि ऑल स्टेट विल हैव इक्वल कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय ईच अदर। ये तो हाइपोथेटिकल मॉडल है ना, वेटो मॉडल में। आई थिंक एक मेरे को मॉडल इसमें दिख रहा है, एक तो लूज बाइपोलर मॉडल है ये, जिसमें मतलब ब्लॉक्स तो रहेंगे लेकिन थर्ड स्टेट एक्टर्स जो है उनके जो इन्फ्लुएंस है वो काफी सिग्निफिकेंट रहेगा। और एक अनस्टेबल ब्लॉक मॉडल है, वो मेरे को थोड़ा कम ही समझ में आया है। आई थिंक मल्टीपोलरिटी वाला ही ठीक है, क्योंकि और ऑप्शन जो बचते हैं जैसे यूनिपोलर है, बाइपोलर है, ये तो काफी डिजास्टरस है ना मल्टीपोलर के कंपैरिजन में। कोई स्कॉलरली व्यू सब्सटेंशिएट कर देंगे ना एंड में, अगर है कोई, जैसे बाइपोलर का तो है ही है रियलिस्ट वालों का शायद, जो बोलते हैं कि बाइपोलर ही पीसफुल है। तो अगर मल्टीपोलर के कंटेक्स्ट में कोई है तो तब सही है। मेरे ऐसे आंसर में मेरे को कंफ्यूजन में 3D चेस मॉडल वाली लगता है सही, बट इसने स्टार्टिंग में डाल दिया उसको। और भी किसी ने लिखा है ना, सचिन ने लिखा है। सचिन है क्या प्रेजेंट? सचिन विकास, तूने सुजैन का आंसर पढ़ा है ना? सुजैन कह रही थी उसका आंसर पढ़ लो एक बार, वो कहीं बाहर है शायद, तो कोई यूज कर लो उसका आंसर। गौरव से डिफरेंट है ना, या इसी लाइंस पे है? ठीक है, मल्टीपोलैरिटी विकास ने पढ़ा हुआ है तो एक्स्ट्रा पॉइंट बता सकता है। विकास जी आना, एक्स्ट्रा पॉइंट बता। अरे मैंने इसमें यही बोला था कि इसमें फीचर्स वगैरह इन्होंने दे दिए, लेकिन उन्होंने फीचर और बेनिफिट्स सेग्रीगेट नहीं करे प्रॉपर, एक तरीके से मिक्स सा हो गया। ये बोला था मैंने इनको, कंटेंट वाइज ठीक है और 2 पेजेस ही लिखे थे, ये है इशू। और मेरे को कंक्लूजन भी कुछ अलग ही लगा था, मतलब ये बोल रहे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होता भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है, तो कंक्लूजन मेरे को एकदम अलग लगा। Despite of all these features, the multipolar world nevertheless consider multipolarity inherently stable, unstable,
It may also provide basis for growing enmity and misunderstanding due to different ideology of China and US, in line with clash of civilization given by Samuel P. Huntington. Hegemonic stability theory, Gilpin, also directs towards unipolar world for maintaining the world order. Hence, we can say that multipolar world in the real sense is neither required nor achievable. We are living in the world which is tending towards multipolarity. ऐसा स्टैंस लेना ठीक रहेगा क्या? मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी तो बोलती है ना कि अपन मल्टीपोलर वर्ल्ड में ज्यादा स्टेबल है, हमारे जितने भी इंटरेस्ट है वो सब उधर ही सर्व होते हैं, तो ऐसे बोलना सही नहीं रहेगा शायद मेरे अकॉर्डिंग की नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो आई थिंक इस पे गौरव ने काफी ठीक आंसर लिखा है इस पे, तो उस लाइंस पे आई थिंक वर्क कर सकते हैं इस पे। और किसी का कोई इनपुट है, नीलेश वगैरह? एक जो स्मॉल स्टेट्स हैं उनके लिए भी मल्टीलेटरलिज्म बढ़िया है। ये जो वीडियो किसी ने डाली थी ऊपर, उसमें मालदीव्स रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि अगर इंडिया स्ट्रांग होगा तो अल्टीमेटली हम भी स्ट्रांग होंगे, और यूएस हेजेमन भी है तो वो भी मल्टीलेटरलिज्म भी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऐसे तो सभी अलूफ रह जाएं, पर अब कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो गई है तो डिप्लोमेसी ऐसे चलती है। तो किसी को स्ट्रांग एक वर्ल्ड लीडर भी अगर किसी को बनना है तो मल्टीलेटरलिज्म उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम पे। आई थिंक ये पॉइंट तो गौरव ने भी लिखे हैं उसके अंदर, आई थिंक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके, है ना? हाँ, ये मैंने लिखा है पोस्ट कोलोनियल के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। कवर हो गई। Question number 6. Critically analyze the implication of Sino-American strategic rivalry for South and Southeast Asian region. South and Southeast Asian region. Gayatri, Nilesh, Samip, बता दिया यार क्या लिखा है? यार मैंने थोड़ा जल्दी में लिखा था, ज़्यादा फिर देख नहीं पाया मैं, बट मैंने उसको स्ट्रक्चर ऐसे किया है कि उसका पहले कॉन्टेक्स्ट सेट किया है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर और यूनिपोलर वर्ल्ड के बारे में, देन कैसे यूएस का फॉल हो रहा है, उसके रीजंस दिए थे। अरविंद सुब्रमण्यम का वहाँ पे एक कोट है, उसमें अरविंद सुब्रमण्यम ने रीजन दिए हुए थे कि ग्लोबल लीडरशिप में यूएस का कैसे रिलेटिव फॉल हो रहा है, प्लस देयर इज राइज ऑफ अदर कंट्रीज, जिसमें पर्टिकुलरली चाइना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे इसमें जोरावर दौलत सिंह का एक कोट है। अरविंद सुब्रमण्यम वाला तो देखना, इट इज मतलब व्हाई यूएस इज रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ वन इंपीरियल ओवररीच एंड टू रिग्ड इकोनॉमिक सिस्टम एंड नाउ द इनकॉम्पिटेंस इन टैकलिंग कोविड-19। तो ये बहुत रिसेंट वाला एक कोट है। जोरावर दौलत सिंह ने बोला कि जो ओपन लिबरल फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया था आफ्टर 91, एंड उससे मोस्टली जो पावर ट्रांजिशन हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इकोनॉमिक पावर का, तो उससे एक इंडो पैसिफिक तरफ शिफ्ट हुआ है, पर्टिकुलरली चाइना के, विच इज लेड बाय चाइना। तो उसमें फिर चाइना के बारे में बताया। देन अगले 2 पैराग्राफ में आई हैव डेल्ट विद व्हाट एग्जैक्टली इज द स्ट्रेटेजिक राइवलरी, कि यूएस की हेजेमनी को चाइना के इकोनॉमिक राइज के कारण उनका पॉलिटिकल राइज भी हुआ है, एंड लाइक कॉन्सिक्वेंटली दे आर आल्सो चैलेंजिंग यूएस हेजेमनी। तो उसके एग्जांपल्स में जैसे ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजिकल वॉर, फिर चाइनीज जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जो एक्सपैंड हो रहा है इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो, एंड देन चाइनीज टेरिटोरियल मैरीटाइम एग्रेशन के बारे में लिखा है मैंने, साउथ चाइना सी वगैरह में, लाइक मलाक्का स्ट्रेट का सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह जो है। तो उससे जो यूएस का कमिटमेंट है टुवर्ड्स फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, तो उसको क्वेश्चन कर रहा है चाइना एक तरह से। देन दिस राइजिंग स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑफ पावर, उसका देन आई हैव शिफ्टेड टू दैट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन दैट टॉक्स अबाउट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो इधर बेसिकली वही लिखा है कि जो चाइनीज एग्रेसिव पोस्चर है, उसके कारण जो इंडिया और यूएस, साउथ एशिया को पहले डील किया। साउथ एशिया में मैंने खाली इंडिया एंड पाकिस्तान का ही एंगल लिया है, बट आई गेस सचिन ने वहां पे डाला था कि आई कुड हैव समहाउ ब्रॉट इन अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश का भी रिसेंट में कुछ इशू हुआ था, वो भी ऐड किया जा सकता था।
But what I've written about India and Pakistan is कि इंडिया और यूएस का ग्रोइंग सिनर्जी है बिकॉज ऑफ मेनली चाइना के ग्रोथ के कारण. तो दैट हैज मेड पाकिस्तान रिलेटिवली इनसिक्योर और इट हैज फर्दर पुश चाइना पाकिस्तान इनटू चाइनीज आर्म्स. मतलब इकोनॉमिक और मिलिट्री एड वगैरह के लिए ग्रेटर डिपेंडेंस है. प्लस जो पूरा साउथ एशियन रीजन में सिक्योरिटी डायलेमा है उसको और एक्सैजरबेट करता है अगर इस तरह से पोलराइजेशन होता है तो. Then I've moved on to Southeast Asian region. Southeast Asian countries का एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि वो इकोनॉमिकली चाइना पे काफी डिपेंडेंट है, बट सिक्योरिटी रीजंस के सिक्योरिटी के लिए वो लोग यूएस पे डिपेंडेंट रहे ट्रेडिशनली. तो उस कारण उनके भी दे आर ऑल्सो फेसिंग अ सर्टेन डायलेमा. तो दिस डायलेमा माइट क्रिएट ग्रेटर इंस्टेबिलिटी, और जो भी राइवलरी अगर और एग्जैजरबेट होती है यूएस चाइना के बीच में, तो इट विल बी not good for peace and sustained economic growth in the region. फिर कंक्लूजन मैंने थोड़ा सा एब्रप्टली इंडिया को स्विंग स्टेट वाला डाल दिया है. वो कोट अच्छा है रॉबर्ट कापलन का, आई गेस दूसरे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से आई गेस कंक्लूजन उतना अच्छा नहीं है. रॉबर्ट कापलन ने बोला था कि एज यूएस चाइना बिकम्स ग्रेट पावर राइवल्स, द डायरेक्शन इन विच इंडिया टिल्ट्स विल डिटरमिन द कोर्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स इन 21st सेंचुरी. तो मैंने इंडिया को लिया यहाँ पे, बट क्वेश्चन लार्जली साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन रीजन पर सबकी बात करता है, इसलिए थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया. मेरे ख्याल से और थोड़ा जनरल कंक्लूजन होना चाहिए था, बट दिस कोट इज गुड. तो ओवरऑल मैंने थोड़ा लास्ट में जल्दी में लिखा है, तो आई डिडंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू रिसर्च, तो मैंने स्ट्रक्चरिंग पे ज्यादा ध्यान दिया. तो आई गेस इस पे बहुत सारा कंटेंट ऐड किया जा सकता है. और नीलेश, इस पे क्या व्यू है तुम्हारा? मैं अपना बनाया था व्यू बना. बेसिकली मैं पहले थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि मैंने जो आंसर लिखा ये मैंने थोड़ा छोटा करके लिखा, क्योंकि शायद 15 मार्क्स से 15 मार्क्स का है, तो मैंने थोड़ा कंटेंट बहुत ही लिमिटेड डाल रखा इसमें. बेसिकली मतलब जो एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का जो बेस था वो ये था कि लास्ट ईयर 2020 में एक तो जो यूएसए ने ताइवान से आर्म्स की डील करी थी, आप हमको सेल वगैरह करने वाला. दूसरा दलाई लामा ही वेंट टू यूएसए, तो इसकी वजह से चाइना और यूएसए की राइवलरीज बढ़ गई. दूसरी बात, जब हम स्ट्रेटेजिक राइवलरी की बात कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी दूसरे एरिया को मतलब या तो परसुएट करेंगे या तो फिर मतलब कि साउथ साउथ यूज करेंगे. तो यहाँ पे मतलब मेरे हिसाब से मैंने इसको ज्यादा वो डिफाइन नहीं किया. तो जो मेरा आंसर है उसका जो बेसिस यही है कि पहला तो जो टेंशन थे साइनो अमेरिकन रिलेशन में इन दोनों ये इवेंट्स की वजह से. दूसरा, जो यूएसए ने रीइंगेज करना शुरू करा आसियान और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में. और तीसरा, जो चाइना ने दोबारा साउथ चाइना सी में रीअसर्ट करना शुरू करा. तो बेसिकली मेरा जो आंसर है वो स्टार्ट मैंने किया है रियलिस्ट की थ्योरी से, जो भाई तीनों थी, क्लासिकल, स्ट्रक्चरलिस्ट और वो नियोरियलिस्ट वाली. सेकेंडली, जो यूएसए और चाइना है, इन दोनों की पॉलिसी, यूएसए की जैसे पाइवट टू एशिया की पॉलिसी थी ओबामा के अंडर, और चाइना की एशिया पैसिफिक ट्रेड की पॉलिसी, ताकि एशिया को जो है एक तरह से कंटेन किया जाए. थर्डली, जो यूएसए है उसका रीएंगेज होना साउथ चाइना सी में, इसकी वजह से टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता क्रिटिकली एनालाइज. तो हमें मतलब कि इनकी राइवलरी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है आसियान में, साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में, वो हमें अच्छे से बताना था. तो यूएसए का रीएंगेज होने का एक रिपोर्टेशन ये था कि चाइना ने जो है दबा के लेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करनी शुरू कर दी साउथ चाइना सी में. जो आइलैंड्स थे उनको उनके ऊपर मतलब अपने क्लेम्स डालने शुरू कर दिए 9 टाइम के अंदर. इसका रीजन ये हुआ कि इसका इफेक्ट ये हुआ कि आसियान में सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ने लग गए. दूसरी बात ये है कि जो आसियान है, आसियान इज नोन फॉर वन थिंग, जो उनके मैंडेट में लिखा हुआ है कि दे आर न्यूट्रल. वो किसी भी उसको क्लब को या किसी भी कंट्री को ज्वाइन नहीं करते हैं. तो अभी जब पैंडेमिक के टाइम में हमने देखा था यूएसए और चाइना दोनों दबा के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डाल रहे थे आसियान की कंट्रीज में, और उनके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस थी ये यूज करना कि कहाँ से हम ये एड ले, कहाँ से ना ले. क्योंकि अगर एड लेने का मतलब ये होता है कि आप चाइना से ले रहे हो तो आप चाइना के ज्यादा क्लोज जा रहे हो, और यूएसए से ले रहे हो यूएसए के ज्यादा पास जा रहे हो. इसी तरह थर्डली जो है एक किसी स्कॉलर ने बोला था, मुझे स्कॉलर का नाम याद नहीं आ रहा था, मैंने इसलिए डायरेक्टली डाल दिया कि एक तरफ जो चाइना है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और आरसीबी के पॉइंट ऑफ जरिए जो है ये आसियान को अपनी तरफ पुल कर रहा है, और दूसरी तरफ टीपीपी और क्वाड के उसमें जो है जो क्वाड की एक्सरसाइजेस वगैरह हैं या फिर क्वाड के जो ग्रुपिंग है उसे यूएसए को लॉबी कर रहे हैं. तो बेसिकली आसियान इज लाइक जो न्यूट्रलिटी के लिए जाना जा रहा है वो टग ऑफ वॉर के बिल्कुल बीच में है, और ये है. दूसरा, साउथ एशिया में मैंने पहला जो इंडिया का वो डाल रखा है कि इंडिया ऑलरेडी डोमिनेंट पावर है और यूएसए को लॉबी कर रहा है.
इसकी वजह से पूरे एरिया में इंस्टेबिलिटी आ रही है। मतलब बेसिकली जो स्विंग स्टेट वाला वो था, किसने डाला हुआ था, सचिन ने डाला शायद, तो मैंने इसे एक मतलब उसमें एक पैराग्राफ में कवर कर दिया था कि जो इंडिया जो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आ रही है इंडिया की वजह से या चाइना की वजह से, चाइना इसकी इंस्टेबिलिटी ला रहा है क्योंकि हमने जो देखे हैं गलवान में इंसिडेंट हुए, जो बाकी इंसिडेंट हुए चाइना और इंडिया के, उनका रीजन ही ये था कि इंडिया यूएसए के क्लोज जा रहा था। तो स्विंग स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है। सेकेंडली, चाइना खुद सपोर्ट करता है अफगानिस्तान की पीस ड्रीम को कि अफगानिस्तान में पीस होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो है उसमें क्रिटिकल जो मतलब जो पॉइंट ये है वो ये है कि अगर चाइना और यूएस की राइवलरी रहती है और वो दोनों वहाँ पे कोई प्रॉपर डील स्ट्रक नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे दोबारा जो अलायंसेस है वो आने शुरू हो जाएंगे, दोबारा जो वहाँ पे टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उसका उसका जो असर पड़ेगा वो पूरा साउथ एशिया रीजन पे ही पड़ेगा, इंक्लूडिंग जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। तो चाइना के लिए भी बुरा, पूरे साउथ एशिया के लिए भी बुरा है। थर्डली रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का तो वही है कि एक बार को वो मतलब यूएसए के क्लोज रह चुका है, लेकिन अभी के लिए उसको यूएसए से कुछ ज्यादा एड्स वगैरह नहीं मिल रही है, बिकॉज ऑलरेडी अफगानिस्तान से यूएसए पुल बैक कर रहा है, उसको वो पाकिस्तान की कोई जरूरत है नहीं अभी फिलहाल के लिए, मतलब नेगोशिएशन की बात के लिए। और ये पाकिस्तान को भी मालूम है कि वंस यूएसए लीव्स द अफगानिस्तान फाइल, तो उसकी जो लीड जो उसकी वो है इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाएगी। तो वो ऑब्वियसली जो है चाइना की जो सीपैक या बीआरए इनिशिएटिव है उसमें ज्यादा असर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका वहां जाने का मतलब एक अलायंस दोबारा बनना शुरू हो जाएगा चाइना पाकिस्तान में, जो अगेन जो है इंडिया के अगेंस्ट होगा वेरी क्लियरली, और वो अगेन साउथ एशिया में जो है इंस्टेबिलिटी लेके आएगा। इसके अलावा जो एक और पॉइंट है जो मैंने डाला नहीं है वो ये है कि इंडियन ओशन में जो है चाइना की जो वो है मूवमेंट है काफी कुछ टाइम से 1-2 साल से बढ़ने में लगी है, और उसका रीजन ही है कि कहीं ना कहीं जो है चाइना इंडिया को कंटेन करना चाह रहा है, और कंटेन करने का रीजन ही सबसे बड़ा ये है कि इंडिया क्वाड ग्रुपिंग में जो मतलब पहले पोटेंशियली था कि शायद उसमें ज्वाइन करेगा, लेकिन अभी प्रॉपर्ली ज्वाइन करा तो चाइना अभी दोबारा भी जो है जो हमारा मतलब अभी कल था नहीं हमारा उसमें नॉन अलाइनमेंट जो स्ट्रेटेजी थी, हमने उसमें क्लियरली बोला था कि हमें अपना कॉन्टिनेंटल से ओशियनिक सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा फोकस करना है, मैरीटाइम कमीशन बनाना है। तो हमें भी पता है कि हम कहीं ना कहीं जो है यूएसए के पास जा रहे हैं, इसके रिपोर्टेशन चाइना भी होंगे, चाइना भी हमें प्रेशराइज करेगा, चाहे वो हमें हमारे बॉर्डर्स में करे चाहे ओशियनिक फ्रंट में करे, लेकिन वो करेगा। तो एक तरह से ये पोलिटिकली जो है ये हमारा जो वो है सिक्योरिटी का स्पेयर है वो कहीं ना कहीं जो है एक्सपोज हो ही रहा है। तो अगेन इंस्टेबिलिटी जो है आने का रीजन चाइना और इंडिया की राइवलरी नहीं है, वो इंडिया के यूएसए के पास जाना है, और यूएसए और चाइना की एग्जिस्टिंग जो राइवलरी है वो बड़ा पॉइंट। फाइनली जो मैंने कंक्लूड किया, कंक्लूड बहुत ही मैंने जनरल टर्म्स में कर रखा है कि जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे जो है पहले सिनारियो था, दोबारा वही सिनारियो आ गया है, और अभी राइवलरी जो है दोबारा आनी शुरू हो गई है, तो मैंने मतलब काफी जनरल सा कंक्लूड कर रखा। और ये सारा मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं था, मैंने मतलब लिखा कम है, मैंने बोला ज्यादा है, तो सारा इस पूरे में डालना मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था 15 मार्क्स वाले में, मैं डाल देता, लेकिन वही है फिर। हाँ यार, इसमें मेरे को एक साउथ एशिया में मतलब ऐसा वो एक कंफर्म बताना तुम लोग कि जैसा पहले इंडिया का कोई इंडो पैसिफिक जैसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, राइट? बट अभी ये पिछले कुछ एक सालों में हम देख रहे हैं कि ये इंडो पैसिफिक एज मतलब काफी रेलेवेंट इंडिया के लिए भी हो गया फॉरेन पॉलिसी की टर्म में। मतलब पॉइंट है ना वो उसका पॉइंट। अच्छा पहले पूरा बोल लो पहले। हाँ, मतलब इतना ही मेरे को पूछना है कि ये चीज मतलब साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव से डाल सकते थे, मतलब हाँ ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग ग्रुपिंग में आ गए ना क्वाड। देखो चाइना बोलता है एशिया पैसिफिक, चाइना क्लियरली यूज द टर्म्स एशिया पैसिफिक, कभी भी इंडो पैसिफिक यूज नहीं करता है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं क्वाड के मेंबर्स हो गए, बाकी सारे इंडो पैसिफिक यूज करते हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि इंडिया की इंपॉर्टेंस है इंडो पैसिफिक की वजह से। तो भले इंडियन ओशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं बट वो इंडिया की इंपॉर्टेंस दिखाते हैं, और चाइना एशिया पैसिफिक बोलता है क्योंकि चाइना बोलता है कि एशिया और पैसिफिक है। तो वो तो ऑब्वियसली मतलब वो लैंग्वेज में डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में भी यूज हो रहा है वो। ये एक्चुअली यूएस ने स्टार्ट किया था इंडो पैसिफिक टर्म यूज करना, उसके बाद से ये शुरू हो गया था। और ये जो जैसे नीचे वाली इंडो पैसिफिक वाली जो रीजन है, तो ये पहले इंडिया सिर्फ कॉन्टिनेंट्स पे फोकस करता था, बट 2012 से अराउंड इसने यहाँ पे भी फोकस करना शुरू किया है। ओशियनिक फ्रंट्स में जो हमारा नेशनल नॉन अलाइनमेंट डॉक्यूमेंट 2.0 की स्ट्रेटजीज में हमारा मेंशन भी होता था कि वी नीड टू डू दिस। बट जैसे मेरा क्वेश्चन था, जैसे यूएस एंड चाइना राइवलरी, उसका स्पेसिफिकली क्या इम्पैक्ट है? जैसे चाइना के राइज के कारण इफ यू आर मेकिंग मोर लाइक वी आर फोकसिंग मोर ऑन मैरीटाइम पावर या मैरीटाइम कैपेसिटी, वो चाइना की राइस की वजह से नहीं ना, वो कहीं ना वो चाइना की राइस की वजह से नहीं है, मतलब ऑब्वियसली चाइना के राइस कर रहा है वो, ऑब्वियसली मतलब
आने वाले टाइम में शायद असर्ट करता अपने आप को इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन में, लेकिन अभी के टाइम में दे नो कि यूएसए इज द एग्जिस्टिंग हेगेमन और वो रिविजनिस्ट पावर है, उनको रिप्लेस करना है। इंडिया एट द सेम टाइम एक न्यूक्लियर स्टेट है, डेवलपिंग से ऊपर मतलब डेवलप स्टेट की तरफ बढ़ता जा रहा है, और उन्हें पता है कि उनके लिए थ्रेट है वो बहुत बड़ा, तो उनके लिए इस समय इंडिया को न्यूट्रलाइज करना बहुत बड़ा कंसर्न है इस समय। वो कंसर्न इतना बड़ा नहीं होता अगर हम यूएसए क्लोज नहीं जाते, तो कहीं ना कहीं मतलब जो हमें इकोनॉमिकली या हमारे बॉर्डर्स में हमको कभी बार बार पूछ कर रहा है, उसके रीजन ही है कि दे नो कि हम यूएसए काफी क्लोज जा चुके हैं ऑलरेडी। तो इस ठीक है कंटेक्स्ट ठीक में है मतलब स्टेबिलिटी चाइना की जो मतलब जो एक तरह से मैं ये बोलूंगा कि साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान की वजह से इंस्टेबिलिटी थी, वो साथ में देखी जा रही थी, मतलब लेकिन अभी मैं चाइना मेरा बस बोलना वही था कि हम लोग को लाइक वी विल हैव टू नॉट टू मिक्स अप दो टू थिंग्स, वन इज चाइना का अपना एग्रेसिव पोस्चर एंड अदर इज यूएस चाइना राइवलरी कॉजिंग फ्यू थिंग्स। तो अभी जैसे जो तूने पॉइंट्स बताया कि फॉर एग्जांपल इंडिया मूविंग टुवर्ड्स यूएस making China more angry and hence they are more aggressive towards India. So that makes sense because that is directly a repercussion of US-China rivalry. पता है क्योंकि ये फैक्ट्स ना ये जो एंशिएंट टेक्स्ट है उनका आर्ट ऑफ वॉर sun Tzu का, उसमें उन लोगों ने जो वन चाइना की बात करी है कि इसमें मतलब दो तरह के कंटेक्स्ट हैं, एक लिखा है चाइनाज वर्ल्ड और एक है कि वर्ल्ड चाइना, तो दोनों में उसने जो इंड्यूस करा है वो ये करा है कि हमें थ्रेट्स को आने से पहले ही एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन का तरीका ये है कि आप पहले से थ्रेट को जब देखो कि थ्रेट कहाँ से रहा है और उसको एलिमिनेट करने के जो हमारे कौटिल्य वाले का साम धाम दंड में, तो वैसे ही उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि उनको मतलब प्रेशराइज करो, इकोनॉमिकली प्रेशराइज करो, पॉलिटिकली प्रेशराइज करो, या फिर आप जो है डिफरेंट मिलिट्री या उसमें बॉर्डर फ्रंट्स में प्रेशराइज करो, तो उनकी पॉलिसीज का पार्ट है ये। अच्छा, हम और क्या डाइवर्स पॉइंट्स इसमें ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमने इंडिया तो बोल दिया, साउथ एशियन रीजन में किसी ने शायद हम्बनटोटा पोर्ट और बीआरआई वगैरह मेंशन किया था, लाइक हाउ कैन वी ब्रिंग दोस पॉइंट्स हियर? I was इसमें thinking कंटेक्स्ट में आ Aditi's जाएगा कि point. चाइना या राहुल गो ऑन। So I was thinking Hambantota Port, BRI, they are like China's is wanting to establish its hegemony or its assertiveness. So the other countries are bandwagoning kind of. So they are getting benefits of China wanting to go up the ladder. नॉट रियली बैंड वुड आई से, क्योंकि द रीजन इज कि जो उन्होंने पोर्ट्स वगैरह डील्स करी हैं वो बायलैटरल डील्स थी, लेकिन अल्टीमेटली जो चाइना का डेप्थ ट्रैप का जो वो था पॉलिसी था वो बाद में एक्सपोज हुआ था कि दे आर ट्रैपिंग द अदर नेशन, और वो बेसिकली फोकस ही ऐसे कंट्रीज पर करते थे जो इकोनॉमी के लिए इतने सफिशिएंट नहीं थे। श्रीलंका में जब उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट का डील किया था, इट वाज नॉट रियली सफिशिएंट, इट वाज ऑनगोइंग जो महिला राजपक्षे का जो वो चल रहा था उस समय जेनोसाइड केस। श्रीलंका ऑलरेडी वर्ल्ड अफेयर्स में काफी ज्यादा लोअर फेज में था, उन्होंने उस टाइम पे डील स्ट्रक करी। बेसिकली चाइना का ये बोलना कि बैंड वैगनिंग इज नॉट वुड नॉट बी द राइट टर्म इंडियन ओशन में। हाँ, So कुछ not कंट्रीज हो सकती हैं। bandwagoning, but they're benefiting because China wants to increase its global power. So that way, it is helping the countries which are at least in need. So that way, Hambantota Port makes sense. This point can be added. हम्बनटोटा पोर्ट हैज बीन इन न्यूज़ बिकॉज़ ऑफ द डेथ ट्रैप, you know that, right? Yeah, debt trap are allegations based on it. It's the other side, but this point can come that because of the implications of US-China, uh, it can come, right? Like other countries are getting benefited. Like I am not I'll sure again of the word like allegation actually. I'm not sure of the word allegation क्योंकि ये फैक्चुअल रिपोर्ट्स थी, सिर्फ या किसी उसकी इंस्टीट्यूट की। सभी कुछ बताओगे? हाँ, मैं फिर से वही चीज बोलूंगा कि जैसे क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल जो हम्बनटोटा वाला है, इट्स पार्ट ऑफ द डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जो चाइना करता है, बट आई विल स्टिल से कि यूएस चाइना राइवलरी का डायरेक्ट कुछ इम्प्लीकेशन है। what is USA's role to play? USA's role there, that is China doing something independently, but what is USA's role there? Or is it like China is kind of asserting in a region where US has traditional clout? So that can be one way, US-China rivalry. इस पे Because मैं एग्जांपल तो अभी रिसेंट जैसे श्रीलंका में चाइना का हम्बनटोटा पोर्ट था, तो उसकी बात थी अभी यूएसए का मिनिस्टर अभी मालदीव्स और यहाँ श्रीलंका गया था विजिट की थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हाँ, तो दोनों एक ही जगह फोकस कर रहे हैं, तो ये मेंशन कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जैसे मिलिट्री बेसेस बहुत सारे हैं, तो वो ये दोनों ही
जैसे यूएसए इतना नहीं करता, बट चाइना काफी सॉफ्ट लैंडिंग दे देता है, इंफ्रा प्रोजेक्ट में करता है फंडिंग वगैरह। तो ये यूएसए इतना नहीं करता, बट चाइना जो ये कर रहा है, इसको सॉफ्ट पावर बोलो या हार्ड पावर बोलो, बट हाँ लाइक ये हाँ, मैं मेंशन कर उसको उससे रिलेट करके कि जो इंडियन ओशन में अगर एक सीट कह सकते हैं इसका यूएस का, नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सॉरी हाँ 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 डियागो गार्सिया करके, तो ऐसे इंडियन ओशन में वो अपने उसके रिस्पेक्ट में वो जो बना रहा है, जैसे श्रीलंका वाले की बात चल रही थी, तो उसको मैं उसके वही हाँ मैं वही पॉइंट बोल रहा था कि ऑलरेडी ऑलरेडी इंडियन ओशन में यूएसए की प्रेजेंस है। साउथ चाइना सी में अभी रिसेंटली यूएसए ने अभी प्रेजेंस और ज्यादा डालनी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं मतलब वही अभी भी है कि इंडियन ओशन का जो वो है इम्पोर्टेंस इसलिए ज्यादा है कि 25% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, 30 या 40% ऑफ द जो एनर्जी वो है रूट है, वो अभी भी इंडियन ओशन के थ्रू ही जाता है। तो हमर टोटा कोल्ड को मतलब एक तरह से अपने हाथ में लेने का मतलब है कि बहुत बड़ा जो एनर्जी रूट है आपके हाथ में आ रहा है वो। तो एनर्जी रूट का आपके हाथ में आने का मतलब कि आप काफी ज्यादा मतलब कंट्रोल कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ पे जो है क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। तो इंडियन ओशन में आने का मतलब रीजन बहुत बड़ा है चाइना का, जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी है और ये वाला। एक तो वो इंडिया को कंटेन कर रहे हैं, सेकेंडली वो काफी सारे ट्रेड रूट्स को यूज कर रहे हैं ताकि बीआरआई को सक्सेसफुल बना सके ऑन रोड ऑन ऑन वो मेरे ख्याल से अब क्लियर है, क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल जो अभी दिया ना एग्जांपल कि यूएस का ट्रेडिशनल क्लाउड है इस रीजन में, एंड चाइना इज काइंड ऑफ काउंटरिंग इट थ्रू वेरियस पॉलिसीज इंक्लूडिंग दिस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, जिसमें हम्बनटोटा पोर्ट आ गया जो कि स्ट्रैटेजिकली सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट्स है, प्लस जो और जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू ऑल ओवर एरिया जो पोर्ट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं। So it is directly in a way there is only one country that is questioning your America's hegemony or clout in the Indian Ocean, is that is China only, and it has implications for South Asian region also. इसमें मतलब फिर इंडिया से भी रिलेट कर सकते हैं कि ट्रेडिशनली मतलब ये एरिया जो है इंडिया का डोमेन रहा है, इंडियन ओशन, बट इस राइवलरी के चलते हम देख रहे हैं कि इंडिया इज सीडिंग सम पार्ट ऑफ इट टू यूएसए आल्सो। Yeah, like US China rivalry के चक्कर में they are establishing, मतलब पोर्ट्स वगैरह एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इवन शायद बांग्लादेश में भी चाइना कोई पोर्ट कंस्ट्रक्शन कर रहा है ना। क्या चिटगांग था क्या? चिटगांग, इवन इन म्यांमार, वही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो पूरे वो सारे पोर्ट आजू बाजू हैं। तो वो इट इज ऑल इन बेसिकली। ठीक है, अब मेरे ख्याल से अब सफिशिएंट पॉइंट्स आते हैं उसमें। यार मेरे को एक इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी डाल सकते हैं क्या, मतलब यूएस चाइना राइवलरी से इंडिया को बेनिफिट हो रहा है, जैसे कंपनीज ट्रांसफर हो रही हैं, या फिर हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, राइस का एक्सपोर्ट एकदम बढ़ गया, तो जो वॉइड क्रिएट हो रहा है इन दोनों की वजह से, तो उसको फिल कर सकते हैं। ये इसका एक आर्टिकल आया था बहुत बड़ा कि इंडिया इज नॉट बीइंग एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द यूएस चाइना राइवलरी लाइक इट वुड हैव बीन टू, क्योंकि जो कंपनीज ट्रांसफर हुई है वो बाकी कंट्रीज चली गई, साउथ एशियन कंट्रीज में चली गई है, इंडिया में नहीं आई है, वियतनाम में गई है वो। और आई थिंक फिर वो इंडिया स्पेसिफिक हो जाएगा ना, हमें थोड़ा रीजन स्पेसिफिक भी रहना है। नहीं मतलब तो इसमें साउथ ईस्ट एशिया ही बोला है ना, अगर कंपनीज इधर उधर जा रही हैं एशिया साउथ ईस्ट एशिया में, तो मतलब पॉजिटिव एंगल है ना, वो पॉजिटिव में डाल क्रिटिकली एनालाइज करना है इसको, क्रिटिकल एनालाइज, दैट इज द प्रॉब्लम। क्रिटिकल एनालाइज में पॉजिटिव नहीं आता है क्या? क्रिटिकल एनालाइज मतलब क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं मतलब इस रीजन में इन दोनों की राइवलरी की वजह से। मेरे ख्याल से शायद उसमें क्रिटिकली एग्जामिन का पॉइंट ऑलरेडी वो क्वेश्चन में काफी सारी चीजें हैं, देन उसके बीच में हमको पॉजिटिव उसको स्ट्रक्चर के अनुसार डालने के मतलब मुश्किल ही होगा वहां पे डालना। तो अगर डाले भी तो एक बार वे फॉरवर्ड डाल सकते हैं, पर वे फॉरवर्ड में इतना फैक्चुअल पॉइंट मेरे हिसाब से नहीं डालना चाहिए, कुछ ऑनवर्ड लुकिंग होना चाहिए, कोई स्कॉलर होना चाहिए, और कंक्लूजन अभी भी क्लियर नहीं है स्पेशल का। हाँ राइट, कंक्लूजन। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं यार, फिर काफी टाइम स्पेंड करते हैं इस पे। चालू जी, कंक्लूजन इस लाइन से हो सकता है कि जैसे इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा है ग्लोबल चेन बनाने में, या फिर एसपीआरआई सप्लाई चेन में साइड वाले डेवलपिंग कंट्रीज जैसे जापान एंड ऑल बेनिफिट कर रहे हैं इस राइवलरी से।
मेरा कुछ पॉइंट है उसके अंदर जो रेवलरी के कारण जो इन दोनों के बीच में यूएस और चाइना के बीच में, तो यूएस ने भी तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए जैसे ब्लू डॉट नेटवर्क स्टार्ट किया है, या एक और दूसरा प्रोजेक्ट है द न्यू सिल्क रोड इनिशिएटिव। न्यू सिल्क रोड उसी का नहीं है क्या चाइना का? नहीं, वो सिल्क रोड जैसे यूएस ने फिर से अपना एक काउंटर करने के लिए द न्यू सिल्क रोड वो किया है, और ब्लू डॉट नेटवर्क। हाँ, ब्लू डॉट नेटवर्क तो सर्टिफिकेशन है, उसमें मतलब कोई ऐसा वो नहीं निकल रहा कंक्रीट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो, वो तो बस एक सर्टिफिकेशन अच्छा। सिस्टम है। अच्छा, हम और इसके ये भी बता सकते हैं कि जैसे इन दोनों के राइवलरी के कारण जो इन कंट्रीज हैं, साउथ और साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है, तो इनके अंदर पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट के कारण वहाँ के जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं एज अ प्रॉक्सी ऑफ चाइना काम कर रहा है। सेम टू सेम वियतनाम की बात करते हैं, वियतनाम नहीं सॉरी म्यांमार, जो अभी हम लोगों ने मिलिट्री टेक ओवर ऑफ म्यांमार में जो हमने देखा है। मुझे न्यू सिल्क रोड इनिशिएटिव मतलब मैं गोल कर था, मैंने पढ़ा था ये सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के लिए है। ये मतलब अफगानिस्तान में भी फोकस नहीं है, मेनली सेंट्रल एशिया में फोकस है। अच्छा अच्छा। हाँ और ये भी तो थर्ड पॉइंट मेरा ये भी है कि जो यूएस और चाइना है, हम अभी पिछले कुछ दिन में जो देख रहे हैं कि जो यूएस के अलाइज है, फॉर एग्जांपल इंडिया है, वियतनाम है या जापान है, इन मीन्स इस एरिया में इंडियन ओशन में, तो कहीं ना कहीं उन सबके साथ में ये पावर मीन्स अग्रेशन शो कर रहा है बॉर्डर के ऊपर चाइना, सो दैट टू काउंटर यूएस इन्फ्लुएंस इन दीज कंट्रीज। आई थिंक हाँ, ये वाला पॉइंट वैसे मेंशन करा हुआ है बाकियों ने उसके अंदर, मतलब जैसे 9-9 का किसी ने मेंशन किया है, और इंडिया पे आई थिंक बॉर्डर पे भी कॉन्फ्लिक्ट मेंशन किया, तो आई थिंक 2 पॉइंट कवर्ड ही है। ठीक है। और दूसरा जो ग्रुपिंग हो रहा है कंट्रीज का, जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड देख रहे हैं, चाहे एससीओ देख रहे हैं, तो ये सारे कंट्रीज मीन्स जो यूएस है चाहे चाइना है, तो ये अपने मीन्स ग्रुपिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एज अ काउंटर मीन्स अपने एक दूसरे को काउंटर करने के लिए वो ग्रुपिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्वाड हो गया, तो क्वाड यूएस चाहता है कि हम चाइना को कंट्रोल करें, और एससीओ हो गया तो वो चाइना चाहता है कि हम इसके थ्रू यूएस को कंट्रोल करें। प्रैक्टिकली यस, थ्योरेटिकली नो, क्योंकि हम कहीं थ्योरेटिकली ऐसे बोलते हैं बट प्रैक्टिकली हाँ ऐसा ही हो रहा है। बस यही, और सारे पॉइंट तो हाँ बाकी आई थिंक कवर हो गए हैं उसमें। आगे चलते हैं इसमें, अगर आपने लग गया इस वाले में। यूक्रेन क्राइसिस इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स। शानू ये फैक्चुअल इसको फंडामेंट बताते हैं। शानू शानू हो गया क्या? मैं छोड़ के भाग गया। आई थिंक छोड़ गया, करना छोड़ के पड़ेगा। भाग गया। हाँ ठीक है। Russian invasion of Crimea in Ukraine is quoted as a further chapter of post-Soviet saga. Russia has repeatedly intervened in the former USSR republics as a means of weakening or subordinating the neighboring government and keeping them out of the Western power orbits. Okay. Russia's invasion of Georgia, its sponsorship of persisting conflict in Moldova, Poland, Latvia, Estonia, and its assault on Ukraine's sovereignty are clear indication of Russian interest to re-establish its hegemony on a regional scale. Since the disintegration of Soviet Union, Ukraine had become a bone of contention between Russia and Europe. Ukraine was part of the erstwhile Soviet Union, and due to this, Russia considers Ukraine under its traditional sphere of influence and wants it to be part of Eurasian Economic Union. Further, Russia is dependent on Ukraine's aerospace and defense industry. It also controls most of the transit of Russia's natural gas towards the West. Thus, Vladimir Putin's energy grasp over the European Union. From Russia's perspective, Ukraine also acts as a buffer between NATO allies and Russia. However, with liberalization of economy, EU has become an attractive market and investment destination for Ukrainian economy, and a considerable population of Ukraine support their economy joining EU, as it would result in the opening of markets of EU for them. But Ukraine depends on
Russian natural gas supply for 60% of its energy needs, which gives it leverage to Russian position. Also, people in eastern and southern province of the country are of Russian origin and want Ukraine to be inclined towards Russia due to ethnic factor. Hence, a pro-Western Ukraine closely tied to Europe would have altered the strategic balance in the Central Europe and pose an obstacle to Vladimir Putin's goal of re-establishing Russia as a Eurasian power. It have also increased the possibility of Ukraine's membership in NATO. Russia opposes. NATO allies in EU also wants to encash this opportunity to enter into the region traditionally considered as Russian sphere of influence, and Russia perceived this as a threat. Under this situation, Russia annexed Crimea, also ensuring its naval dominance in the Black Sea, the only sea outlet for Russia which remains navigable throughout the year. Hence, even after 3 decades have passed since the end of Cold War, the annexation of Crimean province of Ukraine suggests that the power politics and geopolitics of Russia versus the West is still alive. Thus, Joseph Rothblatt rightly stated that Cold War is over, the Cold War thinking survives. और क्या लिख सकते थे यार इसमें? किसी का कोई व्यू है केस पे? And I think you can write ये भी लिख सकते थे कि इसके बाद G8 में से G8 G7 हो गया था. एक्सप्लिसिटली शायद मेंशन नहीं है, बट ऐसा लिख सकते थे कि रशिया काफी क्लोज हो गया था और कोई मतलब रेड और ऐसा नहीं कर सकता था, तो उसको जरूरत थी. रशिया को आइसोलेट भी तो इसी इशू के कारण हुआ था ना, जो कनाडा या वहां पे जो G8 समिट था उसी में तो इसको हटा दिया था ना. 2012 या 13 में ऐसे था ना. 14 में करा था क्रीमिया तो 12 या 13 में जा रहा है. क्रीमियन इशू के कारण ही तो हटाया था उसपे. और कोई पॉइंट यार इस पे? तो कर्स ऑफ ज्योग्राफी मतलब मेंशन कर सकते हैं ना, अंटिल आर्टिक इज फ्रोजन रशिया इज लैंडलॉक. तो फिर बाद में जो सेवास्टोपोल है ब्लैक सी के लिए एक्सेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. हाँ, इसने वो पॉइंट लास्ट की तरफ मेंशन किया है कि नेविगेबल सी एक ही है उसके पास, ब्लैक सी वाला. ये सबसे पहले मेंशन करना था. हाँ, आई थिंक वो आर्टिक का मेंशन कर रहे थे. आर्टिक का मेंशन का क्या? अंटिल आर्टिक इज फ्रोजन रशिया इज लैंडलॉक ऐसे गए थे ना हम लोग. तो रशिया और साउथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, रशिया को ब्लैक सी का एक्सेस. ब्लैक सी स्ट्रेटजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उस पे वो पूरा का पूरा एशिया मींस वेस्ट एशिया पे मींस स्ट्रेटजिक कंट्रोल वो रख सकता है. फॉर एग्जांपल सीरिया जो है वो टर्की वगैरह ये जो है ये मींस इनके अंडर में इन्फ्लुएंस में मींस वो कंट्रोल कर सकता है. अगर बेसिकली यूक्रेन एक गेट है टू यूरोप या फिर सेंट्रल एशियन कंट्री जहाँ से ये ट्रेड है. इसको एक पाइपलाइन या एक सेकंड कुछ एक नॉर्ड स्ट्रीम इंस्टेक अच्छा इंस्टेक. तो पूरा मतलब इंस्टेक वैसे ब्लैक सी से नहीं जाता है, वो कैस्पियन सी से जाता है आई थिंक. हाँ वो उधर नहीं है. वो जो नेटवर्क है भाई ना इंस्टेक का, वो आई थिंक मेडिटेरियन कंट्रीज का बोल सकते हैं कि उसका एक्सेस मिल जाएगा. ठीक है, आई थिंक बाकी तो ठीक लिखा होगा. कोई स्कॉलरली व्यू है क्या इसके अंदर? इन्होंने आइडियोलॉजिकल व्यू डाला है क्या? आइडियोलॉजिकल एज इन कैसे? मैंने सही आइडियोलॉजिकल तो कुछ नहीं डाला है.
तो एक वो डाल सकते हैं अगर जियोपॉलिटिक्स पॉलिटिक्स मेंशन्ड है ना, तो पहले इसी का ही पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था यूक्रेन, तो उसका इसके लिए या आइडियोलॉजी से क्या लेना देना है, मतलब वो तो फिर जियो पॉलिटिक्स का एक वो एक्सपेक्ट होगा, बट आई थिंक आइडियोलॉजी से तो शायद कोई लेना देना नहीं है उसको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, critically examine the roots of Afghan civil war. What role the Soviet Union and United States played in it? आदित्य जी, आपने काफी कॉम्प्रिहेंसिव लिखा हुआ है इसमें। इसलिए पहले मुझे और विकास को कहा था कि ये आंसर कर लेना। अच्छा, विकास ने भी किया थोड़ा सा, मैंने भी किया है। कहाँ पे किया है? नहीं मतलब प्रिपेयर करा था, लिखा अच्छा। नहीं है यार। वो 60 मार्क्स का क्वेश्चन था, 500 वर्ड्स का, कौन लिखता बैठ के इतना यार अच्छा, आजकल की अच्छा, 60 marks का। वो देखा मैंने, इसलिए मैंने पढ़ा, मैंने उसका मतलब थोड़ा कंसाइज कर लिया था। पहले अदिति बता देगी, उसने करा होगा। हाँ, आदित्य बता दो यार। मुझे कोई ज्यादा आइडिया नहीं है, बट जितना है मैं वो बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन लिखा था मैंने कि अफगानिस्तान इज कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ ग्रेट गेम ड्यू टू फ्रीक्वेंट पावर पॉलिटिक्स. This epicenter became decisive factor in holding reign of US over Soviet Union, which lead disintegration of Soviet Union. तो बेसिकली मुझे पता था कि 1979 में जो एक वॉर हुआ था, अरे उसमें हाँ ठीक है, बॉडी जो भी है, और एंड में वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि जैसे अभी ट्रम्प की पॉलिसी है जो ट्रूप विड्रॉ कर रहा है और जो नेगोशिएशन चल रहे हैं तालिबान के साथ, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो डिसाइड कर रहे हैं फेट ऑफ अफगानिस्तान। तो एंड में ये लिख सकते हैं, अब बॉडी डिस्कस कर रहे हैं। हाँ भाई नीलेश यार, तू बता दे और क्या पॉइंट्स में यार बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो उसमें मैंने एक ब्रिटानिका का शेयर कर रखा है, उसमें मतलब रूल्स आप उसी में देख सकते हो। बेसिकली था वही कि पहले प्रेसिडेंट था मोहम्मद दाऊद खान 1978 तक। उसके बाद जो है बाकी उसके बाद ये दो वो थे ग्रुप्स थे, पीपल पार्टी और बैनर पार्टी। इन लोगों ने मिलकर जो है एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी अफगानिस्तान में, और इन लोगों ने पावर को संभाला था। लेकिन उसके बाद होता ये है कि जो मुजाहिदीन होते हैं अभी मतलब जैसे देखते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए एक कोर्ट है, इट इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, क्योंकि पहले ब्रिटेन आया था। ब्रिटेन जब अफगानिस्तान में वॉर्स होती है तो ब्रिटेन का उसका डिवाइस हो गया था। अफगानिस्तान उसका सोवियत आते हैं, सोवियत का डिवाइस होता है, अभी यूएसए का हाल देख ही रहे हैं। तो ये कोर्ट मतलब बोलते हैं उसके लिए। तो फाइनली हाँ मतलब ये मुजाहिदीन थे, दे वर इन द एट द रूरल बैकग्राउंड। एक सेकंड हाँ, तो बेसिकली मुजाहिदीन थे, दे वर लोकेटेड इन द रूरल अफगानिस्तान, और जो अर्बन में थे उसमें ये बैनर पार्टी और पीपल पार्टी जो मिला के थे ये कर रहे थे काम। इसके बाद होता ये कि इनके आपस में कूप्स हो रहे थे बहुत ज्यादा दोनों पार्टीज के, क्योंकि इन्होंने साथ में मिलके बनाई तो थी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन वो सॉरी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी, लेकिन इनके आपस में भी कूप हो रहे थे और काफी अनस्टेबिलिटी थी। इसको देखते हुए उसको लगा, क्या नाम है उसका, जो यूएस सोवियत को लगा कि यहाँ पे जो है ये पावर डिसमेंटल हो सकती है, तो उन्होंने अपना इंटरवेंशन किया। तो बेसिकली रूट यही थी कि इन पार्टी के आपस में फैक्शंस और बाकी इंस्टेबिलिटी होना गवर्नमेंट में। उसके अगर आपको लिखना है तो आप बॉडी में लिख सकते हो। उसके बाद में जो कि काफी सारे इंटरवेंशन किए थे, बाद में बॉम्बिंग्स करनी शुरू कर दी थी, और जो वो थे आपके मुजाहिदीन थे, कुछ पाकिस्तान भाग गए थे, कुछ ईरान भाग गए थे मिलियंस के उसमें काउंट्स में। फाइनली होता ये कि जो सो कॉल्ड काफी बार हम न्यूज में देखते भी थे, जो उसमें भी देखते हैं पैम्पलेट्स वगैरह में, यूएसए ने काफी सारे वो हेलीकॉप्टर शॉट डाउन करने वाले जो होते हैं, कोई स्टिंगर मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल स्टिंगर थी, और हाँ सर्विस सॉरी मुझे वो एग्जैक्टली नाम नहीं बताया उसके बारे में। हाँ, तो यूएसए का रोल ये था कि यूएसए ने उनको सप्लाई करना शुरू कर दिया था। बेसिकली एक चीज और थी जो मैं अभी कुछ टाइम पहले बोलना भूल गया था। जैसे वो था आयरन कर्टेन था यूरोप में, वैसे ही पूरे एशिया में और पूरे इधर आपका ये साउथ एशिया के आसपास इसका नाम था बम्बू कर्टेन, जो चाइना के थ्रू चल रहा था। इसमें एक आर्टिकल भी था, मैं शेयर भी कर दूंगा, उसमें पहले न्यूज में आ रखा था, हिंदू के आर्टिकल में आता था। हाँ, तो बेसिकली मतलब जो यूएसए को था कि डोमिनो थ्योरी है कि अगर एक स्टेट कम्युनिस्ट स्टेट बना है तो उसके आसपास वाली बंदिश शुरू हो जाएंगे। और ऑलरेडी यूएसए जो है ईरान में शाह के रूल के बाद इंटरवीन करना शुरू कर दिया था, और एक तरह से अफगानिस्तान जो अब तक बफर स्टेट था एक तरह का उसके लिए सोवियत के लिए,
वो कहीं ना कहीं जो है दोबारा अपनी वो कर रहा था, मतलब कि असर्ट कर रहा था अपने आप को, इसमें मिडिल ईस्ट की तरफ जाती जाती। तो फाइनली फिर यूएसए को लगता है कि यहाँ पे इंटरव्यू करना यूजफुल है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो उन्होंने मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और यही सारा उसमें मतलब इतना कुछ है नहीं, बाकी तो सबको बताइए। और बाय द वे अफगान वॉर जब हम बात करते हैं तो अफगान वॉर सिर्फ आपका सोवियत के डिसइंटीग्रेशन तक और सोवियत जो छोड़ के जाता 1989 तक, वहां तक नहीं आता। अफगान अफगान की जो वॉर होती है वो उसके बाद और पूरा 2001 का जो इंसिडेंट होता है वहां तक पूरी चलती है वो। पर हमें इतना डिटेल में नहीं लिखना है, तो रूट कॉज के लिए आप बस यही लिख सकते हो, सिंपल बैनर पार्टी और पीपल पार्टी, उनके आपस में कूप्स, और बाकी अनस्टेबल गवर्नमेंट, और तीसरा जो है जो रूलर था वहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ था वो था नहीं इतना, और चौथा जो गुरिल्ला वॉरफेयर था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, लेकिन उनका जो वो था नेटवर्क था बहुत ज्यादा डेवलप था। तो उसमें मतलब अगेन एक और कोड था कि हर घर वहाँ पे एवरी हाउस इज नोन टू बी अ फोर्ट इन अफगानिस्तान। नॉट टू बी फोर्ट किला, फोर्ट किला। तो ये छोटे मोटे कोर्स डाल सकते हैं, ये मुझे एग्जैक्टली वो नहीं पता, स्कॉलर नहीं बोलेंगे, किसी मतलब फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट ने ही बोले हैं सारे कोर्स। तो ये रूट्स में आ जाएगा। बाकी और क्या पूछना क्वेश्चन में? क्रिटिकली एग्जामिन द रूट्स ऑफ द अफगान सिविल वॉर। क्रिटिकली आएगा तो आप एक बार को ये लिख सकते हो कि भैया सोवियत का आना कैसे उनके लिए बुरा था, एक स्टेबल जो गवर्नमेंट गिरी वो स्टेबल नहीं रही, उसके अलावा जो लोग थे उन लोगों को ज्यादा झेलना पड़ा। बाकी जो एरिया था उसमें काफी ज्यादा टेंशन आ गई, और आसपास के एरिया में भी काफी इंस्टेबिलिटी आ गई पाकिस्तान की वजह से। और बाकी जो राइज हुआ तालिबान का और बाकी मुजाहिदीन का, उन्होंने आगे जाके क्या किया वो सारे पॉइंट्स डाल सकते हो कि यूएस में जो अटैक हुआ वो कहीं ना कहीं उसका ऑप्शन था जो उन्होंने वहाँ पे कराए। और जो तालिबान का जो हमारा मतलब अगर इंडिया का एंगल डालना है आपको, तो जो 1998 का हुआ था वॉर में हमारे जो हाईजैक हुआ था, तो वो डाल सकते हो, रेलेवेंट नहीं है। हाँ वैसे रेलेवेंट नहीं यहाँ पे डालना, बट ये डाल सकते हो। और रोल में यही है, सोवियत ने आके इंटरवीन करा और यूएस ने आके जो है प्रॉक्सी वॉर्स जो करता है वो करी है। और बेसिकली आज वहाँ पर प्रॉक्सी वॉर ही चल रहा है मल्टीपल एक्टर्स का, ये भी लास्ट वो चलता ही रहेगा। वो अब चाइना घुस रहा है उसमें, तो वही ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स वाला आ गया है, क्योंकि वो क्रूशियल तो है ही, कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट का डोर है वो अफगानिस्तान। अब वैसे इस टाइप का क्वेश्चन कोई रेलेवेंस का है क्या, मतलब प्रेजेंट सिनेरियो को क्वेश्चन पता है, ये क्वेश्चन आप रैंडमली आते हैं, मतलब ओवर टाइम अगर आप देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन पर देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन एक या दो रैंडमली आ ही जाते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे तो आई थिंक 2001 में तो आई थिंक 9/11 हाँ यूएस ने इंटरवेंशन किया था, तो इसलिए शायद ये क्वेश्चन रिलेवेंट था। आई थिंक अब कोई रिलेवेंस है क्या, मतलब इसके अराउंड? बिल्कुल है, यूएस छोड़ के जा रहा है इस साल के एंड तक। हाँ सही है। मींस आ रहा है अफगानिस्तान, मतलब बेसिकली आपको एक आइडिया है ही नहीं क्या, मतलब मेरा मतलब ये है कि अभी यूएसए छोड़ के जा रहा है, अभी जो डील स्ट्रक हुई, तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अफगानिस्तान में चल क्या रहा था, थोड़ा मतलब आपको बैकग्राउंड अगर पता होना चाहिए। हालांकि ना यूज नहीं है लिखने का, लेकिन आपको बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए अफगान वॉर का। और अफगान वॉर आएगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, और अभी आप उसमें नया एंगल भी डाल सकते हो, क्योंकि ये एंगल आपका 2001 तक का था, लेकिन उसके बाद भी अफगानिस्तान में क्या इक्वेशंस रही हैं और कैसे पावर पॉलिटिक्स चेंज हुई है। अभी मोहम्मद घनी के टाइम पे जो अभी वो हुआ था, इलेक्शन हुए थे, और दूसरी जो अपोजिशन था उसने मना कर दिया कि मैं इलेक्शन को नहीं मान रहा हूँ, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट। तो और साथ में तालिबान जो पैनल गवर्नमेंट है रन कर रहा है पूरे अफगानिस्तान में, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आप वो सारी भी डाल सकते हो, आपको पता होना चाहिए सारा। आदित्य ने टेक्स्ट पढ़ाया, उन्हें पता है क्या? आदित्य ने कोई टेक्स्ट पढ़ाया था, आपको कुछ लिखा हुआ था उसने, आई डोंट रिमेम्बर। चलो आगे बढ़ते हैं। Identify the challenge to American hegemony in the post-Soviet world. विकास खत्म कर दिया इसको। हाँ तो इसमें पहले मैंने हेजेमनी को डिफाइन किया, एक विकिपीडिया बहुत अच्छी डेफिनेशन थी, वहाँ से मैंने उठाया, वो सही थी। ठीक है, उसके बाद मैंने डाला कि यूएस की हेजेमनी स्टार्ट कब हुई, उसका पीक कब आया और उसका कोलैप्स कब हुआ। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन की मेन डिमांड थी कि उसमें चैलेंजेस क्या हैं, तो जस्ट क्योंकि पैराग्राफ स्विच करने थे तो मैंने फरीद ज़कारिया को एक मेंशन कर दिया वहाँ पे कि कैसे यूएस की जो हेजेमनी है वो डिक्लाइन हो रही है, ये सबको विजिबल है। उसके बाद में आ गया चैलेंजेस पे, तो सबसे पहले चाइना का डाल दिया। चाइना में जो प्रेसिडेंट है उन्होंने WEF में बोला था कि दे आर रेडी टू टेक द बर्डन, तो सारी चीज़ें। और उसने स्पाइक मैन करके स्कॉलर, उसने भी एक रिमलैंड स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था, तो चाइना पे बिल्कुल एप्ट है वो कि लैंड और नेवल दोनों पावर है इसके पास। ठीक है, उसके बाद जो चाइना का BRI है वो यूरेशिया को इंटीग्रेट करेगा, जिसके लिए रॉबर्ट डी कैप्लन ने भी बोला था कि ये यूएस की हेजेमनी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होगा। फिर उसके बाद मैंने टेररिज्म वाला एंगल डाल दिया कि
जॉन लेवाइस उसने बोला था कि इस्लामिक वर्ल्ड है वो सक्सेसफुल हुआ है इन क्रिएटिंग द क्रैक्स इन द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। यूएस ने जो ग्लोबल वॉर ऑफ टेररिज्म किया था उसके थ्रू। उसके बाद फिर एशियन टाइगर्स आ गए जैसे इंडिया वियतनाम। इससे जो यूएस की जो स्ट्रक्चरल कैपेसिटी थी मैन्युफैक्चरिंग वाली वो हर्ट हुई है। फिर आइडियोलॉजिकल लेवल पे जो लिबरल आइडियोलॉजी है उसको पोस्ट मॉडर्निज्म मल्टीकल्चरलिज्म इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा चैलेंज मिल रहा है। जो उन्होंने प्रोपागेंडा दिया था एंड ऑफ हिस्ट्री एंड ऑफ आइडियोलॉजी उसको काउंटर करने के लिए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और रिटर्न ऑफ हिस्ट्री ये दोनों आ गए हैं। उसके बाद कुछ स्कॉलर्स ये भी बोलते हैं कि यूएस की खुद की पॉलिसी भी उसके डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे फुकुयामा ने बुश को क्रिटिसाइज किया है, फरीद ज़कारिया ने भी यही बोला है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ हेजिमनी। और इस चीज़ों को कहीं ना कहीं वहाँ से भी लिंक कर सकते हैं जो हेजिमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी ने बोला था कि मेगालोमेनिया आ जाता है, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन माय पावर, वो वाली चीज़। फिर उसके बाद में लास्ट में फिर कंक्लूजन वैसे ही दिया है कि यूएस और वेस्ट का डिक्लाइन हो रहा है, बाकी पावर राइज हो रही है, मल्टीपोलैरिटी आ रही है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस और 3D चेस मॉडल खत्म। और इसमें मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था और जब तक मैंने देखा था कुछ आंसर उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स और उठाए थे। एक ये था कि एक इसमें रशिया वाला पॉइंट भी डाल सकते हैं कि रशिया भी एक चैलेंज है। दूसरा नॉर्थ कोरिया और ईरान वाला पॉइंट भी डाल सकते हैं, सचिन ने बोला था। तीसरा यूएस का जो विड्रॉल हो रहा है अफगानिस्तान से ये भी एक साइन है उसका हेजिमनी डिक्लाइन का। एनएससीज वाला पॉइंट डाल सकते हैं। और एक ये भी डाल सकते हैं कि जो यूएस लेड इंस्टीट्यूशन थे जैसे ब्रेटन वुड्स सारे इंस्टीट्यूशन थे उसके लिए भी अब ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं जो चाइना लेड है मेनली। लेकिन मुझे लगा ये थोड़ा कोल्ड वॉर वाले आंसर में ज़्यादा एप्लीकेबल होगा इसलिए मैंने डाला नहीं। और एक कंक्लूजन एक ने दिया है कि शायद एनके नवनीत ने दिया है कि यूएस विल स्टिल रिमेन रेलेवेंट। तो एक बार आंसर देख लेना नवनीत का। नवनीत है क्या प्रेजेंट? नहीं शायद, हाँ वो कुछ बाहर जाने की एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ इसका आंसर। नहीं बाकी पॉइंट्स मैंने जो बताया ना वही मैंने वहीं से लिए हैं जो जो मेरे में नहीं थे। बस एक लास्ट कंक्लूजन देख ले। कंक्लूजन में इसने ये स्टैंड लिया है कि जो यूएस है उसकी जो हेजिमनी भले ही थोड़ी कम हुई हो लेकिन अभी भी वो डोमिनेंस है। But still, US is a hegemon having power, diplomacy. US still controls UN, UNSC, IMF, World Bank, and others through hegemonic stability theory. Robert Gilpin advocates US hegemony. Those states have challenged, but US still acts as a master of the world. इससे कर सकते हैं। हाँ बोलो। एक एंगल अगर इस क्वेश्चन में ये होता कि अगर जैसे पूछा कि पोस्ट सोवियत वर्ल्ड ऑर्डर तो थोड़ा सा अगर एवोल्यूशन दे दे कि जैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ तो एक बार यूनिपोलर वर्ल्ड आ गया था तब एकदम हेजिमन था अमेरिका। फिर ये 9/11 वगैरह कुछ हुआ, मतलब अगर हम थोड़ा सा एवोल्यूशन से जाते तो बाकी पॉइंट्स तो सब सही है नो डाउट, बट वो भी वैसे दे देते आप वैसे देते। जैसे मैंने मेरे आंसर में जो स्टार्टिंग में सेकंड पैरा था ना उसमें जब यूएस की हेजिमनी का पूरा एवोल्यूशन दिखाया है उसमें मैंने ये डाला है स्टार्टिंग वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से हुई थी। फिर यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ जब वो पीक पे पहुंच गई हेजिमनी और फिर 21वीं सेंचुरी के स्टार्ट में डिक्लाइन हो गई। मैंने तो ऐसे डाला है मतलब, लेकिन तुम्हारा वाला पॉइंट भी डाल सकते। और इसमें जैसे ये वैसे फरीद ज़कारिया हो गया है बट वो भी लिख सकते हैं स्वान सॉन्ग ऑफ कौन क्या वो है ना एक स्वान सॉन्ग शुरू हो गया है उसका आफ्टर 1990 लेट 1990s में एक है ना कोई तो बोलता है ना स्वान सॉन्ग शुरू हो गया है। ठीक है मैं देख के बताती हूँ। ठीक है बता देना यार, आपको नहीं आ रहा मुझे। किसी स्कॉलर का था वो, हाँ कि वॉलस्टीन का था इमन। हाँ वॉलस्टीन। अच्छा वॉलस्टीन। और उसने ये भी कहा था, हाँ उसने ये भी इसी के बारे में कहा था कि जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है जो चल रहा है हर उसकी तरह हर सिस्टम की तरह लिबरल वर्ल्ड सिस्टम भी जो है अभी अपने मैक्सिमम उसमें चल रहा है जो उसका डोमिनेंस है और आगे जाके वो डिक्लाइन होगा ही होगा। तो ये एक पॉइंट डाल सकते हैं लोग। इवन वॉलस्टीन का था जब उसने ये सारा डाला था कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है स्वैन सॉन्ग चल रहा है उसका ये वाला। ठीक है। और कोई पॉइंट है किसी के पास इसमें? ठीक है
आई थिंक बाकी तो कवर्ड ही है बेसिकली। ठीक है, आई थिंक फिर आज का डन हो गया। राइट, वाइंड अप करते हैं फिर। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू, बाय बाय। नाइट। बाकी मिडिल एथिक्स वाले हैं, क्या मैं कह रहा जो एथिक्स वाले एथिक्स में मिलना बाकी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ब्रेन खाली हो गया एकदम। काफी एग्जॉस्टिंग था यार, बट एनीवेज अच्छा था, चलता काफी फन चला। ओके ओके बाय। ठीक है भाई, बाय।